एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिविल सर्विसेज के परिवार में। ये वीडियो इन्वायरमेंट के लिए है। कंप्लीट पापा मम्मी संपूर्ण मैराथन जो आपको बोलना बोल लो। इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण को कंप्लीट इस वीडियो में आप कर सकते हो। सारे एक्ट, सारे पॉलिसीज़, सारे लॉज, सारे कन्वेंशन, पॉल्यूशन, हर एक चीज़ इसमें कवर है। वीडियो को पूरा देखें। 1 से 1.5 घंटे की वीडियो होने वाली है। आपके इन्वायरमेंट के 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उसमें से आप 4 से 5 आराम से कर ले जाओगे। पूरा वीडियो अगर आप देख लेते हो एंड 2 बार देख लोगे, 3 बार, तो आपको कंप्लीटली याद हो जाएगा। कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ज़्यादा आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, तो इस वीडियो में लोग पढ़ने वाले हैं कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या डिफरेंस होता है, इन तीनों में अंतर क्या है, क्यों सरकार को ये 3 अलग अलग चीज़ें बनानी पड़ी हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए। ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए तीनों चीज़ें क्यों बनानी पड़ी अलग अलग। एक ही चीज़ बना सकती थी गवर्नमेंट, एक ही नेशनल पार्क बना देती, सबको प्रोटेक्ट कर लेती, बट उसको 3 चीज़ क्यों बनानी पड़ी अलग अलग। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनती कैसे हैं, इनका बनाने का प्रक्रिया क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ अ प्रोसेस या प्रोसीजर जिससे हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क को गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। ठीक है, तो सबसे पहले होता क्या कि कोई भी एरिया को स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि ये एरिया जो है वो नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनने लायक है। ठीक है, फिर वो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को वो नोटिफिकेशन भेजती है। ठीक है, कि भैया हमने इस एरिया को मार्क कर दिया है, आप इसको नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दो। ठीक है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, उसको NBWC को भेजती है। NBWC क्या है, NBWC एक बॉडी है। ठीक है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करके एक बॉडी है। ठीक है, उस बॉडी को ये सेंट्रल गवर्नमेंट को उनका नोटिफिकेशन भेजती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो सेंट्रल गवर्नमेंट को आया होता है। NBWC क्या करती है, रिसर्च करती है, उस एरिया पे जाके छानबीन करती है, पूरा जाके चेक करती है कि हाँ ये सच में नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनने लायक है या नहीं है। ठीक है, फिर जब NBWC पूरा कन्फर्म्ड हो जाती है, फिर वो क्या करती है कि उसको अप्रूव करके सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस से भेज देती है। ठीक है, NBWC वापस से अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देती है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, उस एरिया को नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर देती है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आएगा एग्जाम में कि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू घोषित होता है या सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, तो आप बोलोगे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, मतलब अनाउंसमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, बट नॉमिनेशन कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसमें NBWC का बहुत बड़ा रोल होता है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, हम लोग अपना डिफरेंस देखते हैं। अब डिफरेंस देखने से पहले एक चीज़ और आप लोग को बता दूं कि लेवल ऑफ प्रोटेक्शन किसमें कितना ज़्यादा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आज की वीडियो में आपका सब कवर हो जाए कि लेवल ऑफ प्रोटेक्शन की किस, इन तीनों में सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड कौन है, उससे कम प्रोटेक्टेड कौन है। ठीक है, तो देखो सबसे ज़्यादा जो प्रोटेक्शन वो नेशनल पार्क को मिलता है। नेशनल पार्क को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है, मतलब सबसे ज़्यादा अगर कहीं सुरक्षित है जीव जंतु पेड़ पौधों के लिए तो वो है नेशनल पार्क। उसके बाद किसको मिलता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, WLS मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। ठीक है, उसके बाद हमारा कंजर्वेशन या कम्युनिटी रिजर्व जो हमारा होता है उसको, फिर इको सेंसिटिव जोन और फिर बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज। ठीक है, इसको मिलता है। तो हमारा क्रम क्या है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन कम्युनिटी, इको सेंसिटिव जोन है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज। ठीक है, समझ गए आप लोग, ये लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, अब बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो यूनेस्को के थ्रू घोषित होता है, मतलब यूनेस्को उसको रिकॉग्नाइज करती है कि हाँ ये बायोस्फीयर रिजर्व है, और सिर्फ सेंटर उसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर ही घोषित कर सकता है। किसके अंदर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर सेंटर से घोषित करता है। और जब सेंटर घोषित करता है तो उसको नॉमिनेशन भेज देता है यूनेस्को को, और यूनेस्को फिर उसको अप्रूव करती है। ठीक है, सब जाँच पड़ताल करके अपना। ओके, समझ गए आप लोग। अब शुरू करते हैं। ठीक है, अभी देखिए मैंने आपको टैबलर फॉर्म में बना दिया ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो ये हमारा फीचर है, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, फीचर में क्या है, पहले देखेंगे एक्ट, किस एक्ट के अंदर आता है। तो जो नेशनल पार्क है हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आता है, WPA 1972। ठीक है, ये स्टॉकहोम जो कॉन्फ्रेंस हुआ था ना उसके बाद में बना हुआ था। ठीक है, फिर हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसके अंदर आता है, ये भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और बायोस्फीयर रिजर्व भी किसके अंदर आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972, बट इसमें यूनेस्को का हाथ रहता है, इसको आप याद रखोगे। ठीक है, फिर अथॉरिटी किसकी है यहाँ पे, नेशनल पार्क के ऊपर अथॉरिटी है सेंटर स्टेट बोथ की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे भी किसकी है, सेंटर स्टेट बोथ की, बायोस्फीयर रिजर्व के इस पे यूनेस्को की। ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक, फिर हम देखते हैं ह्यूमन इंटरफेरेंस। पहले नो इंटरफेरेंस अलाउड किसमें, नेशनल पार्क में। मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी का है नेशनल पार्क में, तो कोई भी मतलब मानव गतिविधियाँ, कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउड नहीं जब तक सरकार उसको अलाउ नहीं करती है। ठीक है, तब तक तो कुछ अलाउड नहीं है। अगर सरकार कुछ एक्सेप्शन करके अलाउ करती है तो अलग बात है, बट तब तक अलाउ नहीं है।
ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लिमिटेड अलाउ है, मतलब कि हाँ आप आ जा सकते हो, ऐसा कोई प्रतिबंधित नहीं है। मतलब इसका कहने का मतलब है जब तक सरकार ना कहे तब तक आप नहीं जा सकते, इसमें कि जब तक सरकार मना ना करे तब तक आप जा सकते हो। ठीक है। इसमें क्या ह्यूमन कैन सस्टेनेबली यूज़ फॉरेस्ट, इसमें क्या होता है कि इंसान बायोस्फीयर रिजर्व में इंसान उसके अंदर इस बाउंड्री के अंदर भी रहते हैं, उनकी कम्युनिटीज़ रहती है, खेती भी करते हैं, बट हाँ उसका आप ख़राब नहीं कर सकते, उसको सस्टेनेबिलिटी उसको यूज़ करिए। सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या होता है कि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट था ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, सततशील विकास करके कुछ हिंदी है उसकी, मुझे सस्टेनेबिलिटी की हिंदी नहीं पता, पर मुझे इतना पता है सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि आप उसको ऐसे यूज़ करो कि उसको वो ख़त्म भी ना हो, इन फ्यूचर जनरेशन को मिल जाए और आपका काम भी चल जाए। ठीक है, तो उस तरह उसका इस्तेमाल करो। ठीक है। अब प्रोहिबिशन, रोकथाम क्या है? एवरीथिंग अनलेस अलाउड, हर चीज़ रुकी हुई है जब तक उसको अलाउ ना किया जाए। ठीक है। किसमें? नेशनल पार्क में, मतलब नेशनल पार्क में सब चीज़ नहीं कर सकते आप जब तक उसको अलाउ ना किया गया हो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सब चीज़ परमिटेड है जब तक कुछ रोक न लगाई गई हो। ठीक है। और बायोस्फीयरिज्म में क्या है कि लॉ बना के आप रोक लगा सकते हो, बाकी कोई इसमें दिक्कत नहीं होती, बाकी आप उसमें जा घूम टहल सकते हो, रह सकते हो, खेती कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ठीक है। बाउंड्री क्या होती है? बाउंड्री जो होता है वो लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। लेजिस्लेचर मतलब क्या होता है कि आप जाओगे पार्लियामेंट में, डिस्कस करोगे, बातचीत होगी, तभी इसके बाउंड्री को बनाया जा सकता है, कम किया जा सकता है, घटाया जा सकता है। ठीक है। किसके? नेशनल पार्क को। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है कि एक कोई भी कानून बना के, लॉ बना के उसको बदला जा सकता है। ठीक है। ठीक। और बायोस्फीयर रिजर्व में भी जब तक अब नया कानून, लॉ नहीं बनाओगे तब तक उसको बदल नहीं सकते, एक बार जो फिक्स कर दिया तब। ठीक है। स्टेटस क्या है? फिक्स है, मतलब किसका? नेशनल पार्क का स्टेटस फिक्स है, मतलब नेशनल पार्क कोई अगर घोषित हो गया तो वो नेशनल पार्क घोषित रहेगा, अब उसको चेंज नहीं कर सकते आप। ठीक है। ठीक, समझ गए आप लोग? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है कि वो प्रमोट हो सकता है, मान लो कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो उसको आप टाइगर रिजर्व घोषित कर दो या उसको नेशनल पार्क घोषित कर दो, बट कंफर्म नहीं है, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से आगे भी बढ़ सकता है। ठीक है। ये बायोस्फीयर रिजर्व ये भी फिक्स होता है, ये भी क्या होता है? फिक्स होता है, मतलब जो बायोस्फीयर रिजर्व घोषित हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित हो गया। ठीक है। नेशनल पार्क में क्या होता है? इंटायर इकोसिस्टम उसके अंदर में आता है। ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूरा एक जंगल भी ले सकती है, कुछ एक स्पेसीज़ के लिए, जैसे टाइगर कंजर्वेशन है, एलिफेंट के लिए, उसके लिए भी हो सकता है। और बायोस्फीयर जब तो आपको पता है बहुत बड़ा एरिया, तो पूरा इकोसिस्टम उसके अंदर में आता है। ठीक है। ओके, तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी कि डिफरेंस क्या क्या होता है नेशनल पार्क के अंदर, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में, भारत में जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनके बारे में। बायोस्फीयर रिजर्व किसे कहते हैं? वो एरिया जहाँ पर क्या हो कि वहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं, मतलब जो हमारे फॉरेस्ट कवर है, जो हमारी ट्रीज़ हैं, वो सबसे ज़्यादा डिफरेंट हो, जो हमारे एनिमल्स हैं वहाँ पे डिफरेंट हो, मतलब सबसे अलग हो, वो कहीं और उस तरह की चीज़ें ना मिलती हो, मोस्टली उनको बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। जो पर्यावरण के लिहाज से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि उनका एक अपना अलग ही एक एक इन्वायरमेंट होता है, एक उनका अलग ही पेड़ पौधों का और जानवरों का रहने सहने का होता है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा वनस्पतियाँ, सबसे ज़्यादा जानवर, सबसे ज़्यादा स्पीसीज़ पाए जाते हैं, उनको बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। ठीक है। तो इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करने के जो कुछ क्राइटेरिया हैं, 4-5, उनके बारे में थोड़ा देखते हैं कि कौन कौन सा क्राइटेरिया है, कौन कौन से तरीके से, किस किस तरीके को लोग मान के बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला है कि जो प्रोटेक्टेड एरिया होना चाहिए वो कोर एरिया बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड ज़्यादा ना हो। बहुत अगर कोर एरिया है और प्रोटेक्टेड एरिया है तो ज़्यादा फैला में ना रहे, वो कोर रहे और प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है। दूसरा, जो कोर एरिया है वो सारे ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करता है। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? मतलब कि जितने भी टाइप के जीव जंतु हैं, नदियाँ, पेड़, पहाड़, पौधे, सब चीज़ वहाँ पे आते हों, उनको ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। ठीक है। लोकल कम्युनिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट हो, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि एक पहाड़ है, ठीक है, और बहुत बड़ा ऐसा एरिया उसका बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करना है, तो वहाँ पे जो यहाँ पे लोग भी रहते होंगे तो वो भी जंगल को सुरक्षित रखने में अपनी मदद करें। लोकल कम्युनिटीज़ उनको बोलते हैं, वो भी जंगल को सुरक्षित रखने में मदद करें, तो उनको भी बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करते हैं। ठीक है। और प्रिजर्वेशन होता है कि इसका ट्राइबल का और रूरल मोड ऑफ लिविंग का, दोनों का यहाँ पे प्रिजर्वेशन किया जाता है। ठीक है। अब कोर एरिया क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ, क्योंकि कंफ्यूज होंगे कि कोर एरिया क्या। तो देखिए, ये मान लीजिए आपका पूरा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया, तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया होगा, सबसे बीच का पोर्शन जहाँ पे सबसे ज़्यादा घनी वनस्पतियाँ, जीव जंतु पाए जाते हैं, उसको कोर एरिया बोलते हैं। वहाँ पे सरकार एकदम स्ट्रिक्ट रहती है, वहाँ पे किसी का आना जाना नहीं होता, सिर्फ जंगल के जंगली जानवरों के लिए और नेचर के लिए प्रिजर्व रहता है। उसके बाहर रहता है ये वाला, देख रहे हो, ये है बफर जोन। बफर जोन मतलब कि हाँ, वहाँ पे कुछ गतिविधियाँ हो सकती हैं। उसके बाद हमारा आता है ट्रांजिशन जोन, मतलब बफर जोन के बाद यहाँ पे कुछ कम पेड़ पौधे, कम गतिविधियाँ, और फिर यहाँ पे हमारा शहर या फिर डेली अलाउ होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है। तो जो हमारा कोर एरिया है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो हमारा था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वाला, उसके अंदर रखा गया है, जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। याद रखेंगे, कोर एरिया में ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, बाकी बफर एरिया में, ट्रांजिशन एरिया में ह्यूमन इंटरफेरेंस है। ठीक है। अब हम लोग एक एक करके अपना सारे बायोस्फीयर रिजर्व को पढ़ते हैं। तो सबसे बड़ा और सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व हमारा है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है। नीलगिरी कहाँ पे, आप लोग को मैं थोड़ा जूम इन करके दिखा देता हूँ, मैप में थोड़ा सा मैंने हाईलाइट किया हुआ है।
ठीक। तो हमारा जो वेस्टर्न घाट वाला पार्ट है ना, वेस्टर्न घाट वाला पार्ट, जैसे हमारा ये गुजरात वाला, गुजरात के नीचे का पूरा वेस्टर्न घाट पड़ता है, ये पूरा हमारा यहाँ पे ये नीचे वाला जो हमारा पूरा पोर्शन उसको नीलगिरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीलगिरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीलगिरी बोलते हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये फैला कहाँ का है? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में। नीचे वाले पोर्शन ये जो है ना, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, इस वाले पोर्शन में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व फैला हुआ है, ठीक है। और है कहाँ पे? वेस्टर्न घाट में है। वेस्टर्न घाट में यहाँ पे सबसे फेमस जो स्पीसीज पाई जाती है उसका नाम है लॉयन टेल्ड मकाक। ये बंदर है, बंदर है, इसका नाम है लॉयन टेल्ड मकाक, ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है। उसके बाद नीलगिरी के बाद हम लोग नीचे देंगे, तो नीचे नीलगिरी के बाद हमारा दूसरा जो हमारा है वो है नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ पे है? ऑब्वियसली आप लोगों को पता है, ऊपर वाले पोर्शन में, उत्तराखंड वाले पोर्शन में, हिमाचल वाले पोर्शन में, यहाँ पे हमारे नंदा देवी पड़ता है, ठीक है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ का सबसे फेमस क्या है? मस्क डियर। मस्क डियर क्या होता है कि मस्क डियर एक हिरन होता है जिसके पास एक मस्क ग्लैंड होती है, जिससे जो बहुत ज़्यादा खुशबूदार होती है, इससे लोग परफ्यूम बनाते हैं, ठीक है। और एक मैनलैंड सेरो नाम की एक प्रजाति होती है, वहाँ पे पाई जाती है। यहाँ पे नंदा देवी में एक ऋषि गंगा नाम की नदी बहती है, इसको याद रखिएगा। नंदा देवी में ऋषि गंगा नाम की नदी बहती है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नंदा देवी में ऋषि गंगा नाम की नदी बहती है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और नंदा देवी के बाद हम लोग का नेक्स्ट जो है वो नौक्रेक, नॉर्केक, इसको नौक्रेक बोलो या नॉर्केक बोलो, आपके ऊपर है। ये कहाँ पे? गारो हिल्स। गारो हिल्स का हमारा जो ईस्टर्न वाला पोर्शन है ना, ईस्टर्न घाट वाला पोर्शन है, ये सॉरी ईस्टर्न घाट नहीं, जो हमारे ईस्टर्न वाला साइड वाला पोर्शन है, जो सेवन सिस्टर्स हम लोग बोलते हैं, तो गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में पड़ता है ना, तो नौक्रेक जो है हमारा गारो हिल्स पे है। यहाँ की फेमस प्रजाति है रेड पांडा, लाल कलर का पांडा की फेमस प्रजाति है। और हुलुक गिबन है। हुलुक गिबन क्या है? एक बंदर की प्रजाति है, चिंपैंजी बंदर के बीच में आता है, गिबन बोलते हैं उसको, हुलुक गिबन बोलते हैं, ठीक है। ये इकलौता एप, एप, एप मतलब जैसे चिंपैंजी दो पैरों पर चल लेते हैं ना, वैसे गिबन भी दो पैरों पर चल लेता है। इकलौता एप की प्रजाति जो भारत में पाई जाती है, ठीक है। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय में पाई जाती है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक। अब नोकरेक के बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। ग्रेट निकोबार अभी कहाँ होगा? ऑब्वियसली हमारा जो अंडमान निकोबार वाला पोर्शन है वहाँ पे होगा ग्रेट निकोबार, ठीक है। यहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, मतलब जो समंदर में रहते हैं मगरमच्छ, उनकी वो मिलते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गलेथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे है, और कैम्पबेल वे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। कैम्पबेल बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गलेथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दो चीज़ यहाँ पे पाई जाती है, दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ग्रेट निकोबार में, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे टर्टल पाया जाता है, क्या? जायंट लेदर बैक टर्टल, जायंट लेदर बैक टर्टल। इनका जो पीठ होता है लेदर का होता है, जैसे मोस्टली आप लोग कछुआ देखते होंगे, उनका पीठ जो होता है वो किसका होता है? हार्ड होता है, बट इनका लेदर का होता है, ठीक है। और शोमैन ट्राइब आप लोग को पता ही है, फेमस रहती है शोमैन ट्राइब अंडमान निकोबार के, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार, ठीक है। मन्नार की तरफ आता है हमारे तमिलनाडु वाला पोर्शन, जो जैसे हमारी ये समझ लीजिए हमारे इंडिया है, तो जो ईस्टर्न घाट वाला ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे मन्नार पड़ता है, ठीक है। मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार। यहाँ पे डुगोंग पाया जाता है। डुगोंग क्या होता है? समुद्री गाय बोलते हैं उसको, समुद्री गाय, ऐसे मछली होती है वो, बेसिकली है मछली, ऐसे मूछें थोड़ी सी निकली होती है, वो क्या करती है? समुद्री घास वास को खाती है, तो इसको डुगोंग बोलते हैं, ठीक है। पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है इसको। यहाँ पे कोरल रीफ भी पाई जाती है, क्या? प्रवाल भित्ति बोलते हैं उसको, कोरल रीफ भी पाई जाती है, ठीक है, याद देखिएगा इस चीज़ को। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो हमारा सुंदरबन। सुंदरबन आप लोग को सबको पता है कहाँ पे है सुंदरबन हमारा, ये जो हमारा इंडिया है, ये हमारा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल वाले पोर्शन में सुंदरबन पड़ता है। यहाँ पे मास्ट फिन फुट पाया जाता है और बफी आउल पाया जाता है, दो चीज़, आउल मतलब उल्लू, ठीक है। फिन फुट भी एक प्रजाति है जानवर के, उल्लू, ठीक है, दो चीज़ पाए जाते हैं सुंदरबन में, ठीक है। सिर्फ सुंदरबन में पाए जाते हैं, इंडमिक है, समझ लीजिए इंडमिक है, क्या है? इंडमिक है, मतलब सिर्फ वहीं पे पाया जाता है और किसी एरिया में पाया नहीं जाता, ठीक है। यहाँ पे सुंदरबन में आप लोग को पता है वो है, क्या बोलते हैं, सुंदरबन डेल्टाज हैं और हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है, ठीक। फिर उसके बाद हमारा मानस बायोस्फीयर रिजर्व आप लोग को पता ही है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा सिमलीपाल। सिमलीपाल कहाँ पे? ये सिमलीपाल में क्या है? हथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कुल्हिड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिमलीपाल में आती है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है डिब्रू साइकोवा। डिब्रू साइकोवा कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास है, ठीक है। गोल्डन लंगूर यहाँ की फेमस प्रजाति है। और वाइट विंग वुड डक, डक मतलब क्या होता है? बतख, तो सफ़ेद कलर का उसका पंख है बतख का, वहाँ पे फेमस पाई जाती है, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट का सबसे ज़्यादा स्वैम्प मतलब दलदली इलाका वहाँ पाया जाता है, ठीक है। कौन सा वेटलैंड यहाँ पे? मगुरी मोतपुंग वेटलैंड। कौन सा वेटलैंड? मगुरी मोतपुंग वेटलैंड, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। जैसे आप लोग ये देख रहे हो ना, ये हमारा ये पूरी ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ पे डिब्रू साइकोवा, ये हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क, ये हमारा लोकाहवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हमारा ओरंग, और हमारा मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। इतना हम लोग को याद रखना है, ठीक। फिर से बता दे रहा हूँ, ये ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे डिब्रू साइकोवा, काजीरंगा, लोकाहवा, ओरंग और मानस, ठीक, इतनी चीज़ें हमें याद रखनी है। फिर हमारा नेक्स्ट है दिहांग दिबांग। ये भी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। मिशनी टकलिन, लालका बियर और रेड पांडा यहाँ पे भी पाए जाते हैं। दो फ्लाइंग स्क्वायरल की प्रजाति पाई जाती है, जायंट फ्लाइंग स्क्वायरल और मिशमी हिल जायंट, ठीक है। दो फ्लाइंग स्क्वायरल, स्क्वायरल मतलब गिलहरी, उड़ती हुई गिलहरियाँ पाई जाती हैं यहाँ पे। सोचो क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। कौन कौन सा नेशनल पार्क है दिहांग दिबांग में? याद रखेंगे मिशमी, दिबांग, मौलिंग। अब देखिए दिहांग दिबांग में, दिबांग आपको याद होगा, मिशमी हिल्स आपको पता है अरुणाचल प्रदेश के साइड में, और मौलिंग नेशनल पार्क है। तीन चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे अब देखिए ये दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये मिशमी, ये अबौर, ये मुकोंग, ये मीरी, ये डाफला, ठीक है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कामलांग, पटकाई, बूम,
नामदफा नेशनल पार्क हैं, सब आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। पखुई, मिशमी, पटमाई बूम हिल्स, ये सब आपको कुछ एक बार मैप आप देख लोगे, वीडियो 2-3 बार देख लोगे, आप ऑलरेडी याद हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा पंचमढ़ी। पंचमढ़ी में क्या पाया जाता है? जायंट स्क्वायरल, बहुत बड़ी सी गिलहरी, फ्लाइंग स्क्वायरल, उड़ती हुई स्क्वायरल, ठीक है। बोरी नेशनल पार्क, पंचमढ़ी नेशनल पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क यहीं पे पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पे? पंचमढ़ी में सतपुड़ा, पंचमढ़ी और बोरी, 3 नेशनल पार्क यहाँ पे पाए जाते हैं पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है खान गेंज जोंगा, खान जितेंद्र जोंगा, इसको जो भी आप लोग पढ़ो खान जितेंद्र जोंगा, ठीक है। सॉरी प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रहा इसके लिए, सॉरी। यहाँ पे रेड पांडा पाए जाते हैं, स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं और जेमू ग्लेशियर यहाँ पे है। क्या है? जेमू ग्लेशियर यहाँ पे। ये मिक्स्ड बायोस्फीयर रिजर्व है, किसका? मिक्स्ड बायोस्फीयर रिजर्व है, किसका? बायोस्फीयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिजर्व का मिला के बनाया गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा बहुत फेमस है अगस्त्यमलाई, ये 2 स्टेट्स में फैला हुआ है, केरला तमिलनाडु। नीचे हमारा नीलगिरी देखा था ना, 3 स्टेट में था, कर्नाटका ऐड कर लो, ये 2 स्टेट में है, केरला तमिलनाडु। क्या क्या है? नैयार, कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? नैयार, पेपरा, शेनौंदरी, फिशोला फॉरेस्ट, ये सारी यहाँ पे, ठीक है। और कलक्कड़ मुंडथोराई तो टाइगर रिजर्व भी यहाँ पे ही है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे। तो अगर पूछता है कलक्कड़ मुंडथोराई टाइगर रिजर्व किस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, तो बोलेगा अगस्त्यमलाई, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है वह अचना अमरकंटक, ठीक है। ये 2 स्टेट में फैला हुआ है, कौन सा? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। मैकाल हिल्स के ऊपर है, ठीक है, मैकाल हिल्स के ऊपर है। नर्मदा और सोन नदी यहाँ पे दोनों इस बायोस्फीयर रिजर्व में बहती है, नर्मदा और सोन रिवर, ठीक है। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा और सोन रिवर, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ठीक। फिर हमारा आता है ग्रेट रन ऑफ कच्छ के मैदान, इंडियन वाइल्ड एस, भारतीय जंगली गधे यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। लूनी ब्यास रिवर यहाँ पे बहती है। फ्लैमिंगो सिटी इसको बोलते हैं। फ्लैमिंगो क्या होता है ना, व्हाइट कलर के बहुत बड़े से ऐसे बतख होते हैं जिनको पिंक कलर की चोंच होती है, उसको फ्लैमिंगो बोलते हैं, ठीक है। फ्लैमिंगो सिटी बोलते हैं उसको। फिर उसके बाद हमारा आता है चिरभाती। चिरभाती क्या है? डांसिंग लाइट फिनोमिना है चिरभाती, ठीक है। और बन्नी ग्रासलैंड भी पाई जाती है ग्रेट रन ऑफ कच्छ में। अगर पूछते हैं बन्नी ग्रासलैंड क्या है, तो ग्रेट रन ऑफ कच्छ, ठीक है। कौन कौन सी सेंचुरी इसमें? नारियानोन, साकोवर और कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी, ठीक है। बस्टर्ड एक पक्षी होती है, इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। नारायण, साकोवर सेंचुरी और कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट है कोल्ड डेजर्ट। अब ऑब्वियसली कोल्ड डेजर्ट आपको कहाँ मिलेगा? ऊपर वाले पोर्शन में, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश वाले पोर्शन में, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है ये पिन वैली यहाँ पे है, चांदला ताल यहाँ पे है, फिर किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे, इसको याद रखेंगे। जो चांदला ताल है ये लाहौल स्पीति में पाया जाता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है शेषाचलम की पहाड़ियाँ, ये आंध्र प्रदेश में है, तिरुमला हिल्स के पास, ठीक है। किसके लिए फेमस है? स्लेंडर लॉरिस, एक सोता बहुत ही ज़्यादा सुस्त जानवर है लॉरिस, स्लेंडर लॉरिस को बोलते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट है एंड लास्ट पन्ना, जो कि विंध्यास में है। कीन रिवर यहाँ से बहती है। डायमंड की माइनिंग होती है, हीरे की खान है यहाँ पे। सांभर, स्लॉथ बियर, चिंगारा, चीतल, ये सब यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। अब ओवरऑल हमारे पास पूरे इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। कितने? 18 बायोस्फीयर रिजर्व, इसको आप लोग याद रखेंगे, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। इस एक वीडियो में 18 के 18 मैंने कवर कर दिया। इन्वायरमेंटल कन्वेंशन जितने भी पर्यावरणीय बैठकें हुई हैं अभी तक, जिन में हमारे पास जो विश्व की बैठकें हुई हैं जहाँ पे पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, कौन कौन से कन्वेंशन, कौन कौन से प्रोटोकॉल हुए हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस एक वीडियो में आपको सारे कन्वेंशन, सारे प्रोटोकॉल क्लियर करा दूंगा। मेरे अपने पर्सनल नोट्स हैं, उसी से आपको दोबारा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं, इसी को आप 2-3 बार देख लेंगे। इन्वायरमेंट के आपके 3 से 4 क्वेश्चन मान लीजिए यहीं से आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते हो। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है? पहले होता है हमारे यहाँ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। सबसे पहले क्या होता है, थोड़ा और जूम इन कर दे रहा हूँ। सबसे पहले होता है हमारा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में क्या होता है? 1972 में होता है। कब होता है? 1972 में। तो स्टॉकहोम हमारा पहले ही याद रखेंगे कि स्टॉकहोम कब होता है? 1972 में। स्टॉकहोम 1972 में होता है, ठीक है। स्टॉकहोम जब होता है तो उसी के साथ साथ लिमिट्स टू ग्रोथ की थ्योरी दी जाती है। कब? 1972 में। पहले क्या होता है कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में लोग मिलते हैं, ठीक है, 1972 में। फिर वही लोग अमीर लोग होते हैं तो लोग क्या करते हैं? क्लब ऑफ रोम एक बनाते हैं। क्लब ऑफ रोम उसी 1972 में एक बनाते हैं, क्लब ऑफ रोम। मतलब कुछ लोगों का, कुछ देशों का क्लब बनता है, उसको क्लब ऑफ रोम बोला जाता है, क्योंकि रोम में मिलते हैं वो लोग। और वो लिमिट्स टू ग्रोथ की थ्योरी देते हैं। किसकी थ्योरी देते हैं? लिमिट्स टू ग्रोथ की। किसकी? लिमिट्स टू ग्रोथ की। इस थ्योरी में कहा जाता है कि जो दुनिया है वो इतनी गर्म हो रही है पॉल्यूशन की वजह से कि 21 सेंचुरी में दुनिया खत्म हो जाएगी, 21वीं सदी में दुनिया खत्म हो जाएगी। लिमिट्स टू ग्रोथ थ्योरी में ये कहा गया। तो जब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ तो उसके बाद कुछ चेंजेस लाए दुनिया में भी और भारत में भी। क्या क्या चेंजेस लाए पहले देखेंगे। सबसे पहले तो जो पीओपी है, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट बोलते हैं इनको, पीओपी, जो होते हैं जो डिग्रेड नहीं होते हैं, मतलब जो समय के साथ खत्म नहीं होते हैं, वो बढ़ते रहते हैं। जैसे मान लीजिए
कि घास में कुछ कोई ऐसा छिड़काव हम लोगों ने कोई कर दिया कोई केमिकल का, और वो गाय ने खा लिया, ठीक है। अब गाय के अंदर वो पहुंच गया, अब वहाँ पे मैग्नीफाई हो गया, गाय के सेल्स में चला गया। अब गाय ने दूध दिया तो दूध में वो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट आ गया, ठीक है। अब दूध इंसान ने पी लिया, तो ऐसे ऐसे करते वो बढ़ता जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ठीक है। परसिस्टेंट मतलब जिद्दी है, मान लो जिद्दी, ठीक है, जिद्दी है, ठीक है, वो खत्म नहीं हो रहा है, तो उसको हमें फेज आउट करना, मतलब धीरे धीरे कम करना, उसको धीरे धीरे कम करना है, फेज आउट करना, उसको कम करना, ठीक है। और उसके साथ साथ यूएनईपी की स्थापना हुई, ठीक है। यूएनईपी की स्थापना हुई, जिसका जो हेडक्वार्टर वो केन्या में है। अब यूएनईपी जो है वो पर्यावरण के लिहाज से, इन्वायरमेंट के लिहाज से सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ा क्या बोलते हैं कि एक प्रोग्राम है, ठीक है, जिसके अंडर सारे देशों ने लगभग सारे देशों ने साइन कर रखा है, ठीक है। इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग अगर कोई भी न्यूज़ है तो यूएनईपी इसमें इन्वॉल्व होता है, इतना आप जानिए, ठीक है। हेडक्वार्टर्स का कहाँ है? केन्या में। अब यूएनईपी करता क्या करते हैं? साइट्स को, सीबीडी को, सीएमएस को और एमएलएम को सबको फंड प्रोवाइड करता है। अब ये सब क्या है मैं आपको अभी आगे वीडियो में बता रहा हूँ, बट अभी आप जान लो कि इन सबको ये फंड प्रोवाइड करता है, फंडिंग देता है, ठीक है, पैसा प्रोवाइड करता है। अब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से इंडिया में क्या क्या चेंजेस है, तो सबसे पहले इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तो सबसे पहले आया वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। क्या आया? वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट की स्थापना हुई 1975 में, मतलब पहले एक्ट आ गया, फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट की स्थापना हुई 1975 में। और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एक्ट आया 1986 में, ठीक है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एक्ट आया 1986 में। तो तीन चीजें क्या क्या हो गई? WP आया हमारा, EP आया हमारा, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट आई थी हमें, ठीक है। तीन चीज हमारी किससे आई? इसी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नतीजों से, यहाँ पे जाके जो बैठक हुई उसी से, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है? लिमिट्स टू ग्रोथ के बाद हमारे पास आता है फिर दूसरी बैठक तो हमारी वो होती है हमारी 1985 में। 1985 में वियना कन्वेंशन होता है। तो वियना कन्वेंशन होता है, वियना एक जगह है, शहर है, वहीं पे बैठक बुलाई जाती है, उसको वियना कन्वेंशन बोलते हैं, ठीक है। वियना कन्वेंशन बोलते हैं, ठीक है। याद रखेंगे क्या बोलते हैं उसको? वियना कन्वेंशन बोलते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है ना, किसी शहर में बैठक होती है तो शहर के नाम पे कन्वेंशन को रख दिया जाता है। तो वियना कन्वेंशन होती है 1985 में, जिसमें क्या है, ये कोई बाइंडिंग नहीं होती। देखिए कुछ ट्रीटी होती है, कुछ बैठकें ऐसी होती है जहाँ पे लॉ बनते हैं तो सबके लिए होते हैं, उसको बाइंडिंग करना है। तो बाइंडिंग मतलब एकदम जरूरी है कि आपके फॉलो करना है, बट ये जो वियना वाला है ये बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। इसको फॉलो करना कंपलसरी नहीं है, बट आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो ओजोन परत हमारी है, ओजोन लेयर जो हमारी है, वो क्या हो रही है? डिप्लीट हो रही है। डिप्लीट मतलब क्या हो रहा है कि उसमें छेद हो रहा है, वो कमजोर हो रही है। ओजोन परत करती है क्या है? हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, हमारी जो यूवी रेज है उससे हमें बचाती है, पैराबैंगनी किरणें जिनको बोलते हैं उनसे बचाती है। अब वो खराब हो जाएगी तो वो किरणें सीधा धरती पे आ जाएंगे और उससे कैंसर, टेम्परेचर राइज, ये सब चीजें बढ़ जाएंगी बहुत ज्यादा। तो ओजोन लेयर खराब हो रही है हमारे केमिकल यूज करने से। कौन सी केमिकल? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। तो वियना में कहा गया कि हमें यही CFC बंद करनी है। तो हमें बस इतना याद रखना, वियना कन्वेंशन कब हुआ? 1985 में। क्या करने के लिए हुआ? CFC को बंद करने के लिए। CFC क्या है? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, ठीक है, और बाइंडिंग नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद वियना के बाद नेक्स्ट हमारी मीटिंग होती है 1987 में। अब वियना 1985 में होता है, 2 साल बाद फिर मिलते हैं। फिर हम उसका नाम रखते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल एक शहर है, वहां पे मिलते हैं, उसका नाम रखते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या करते हैं? देखिए पहले CFC बैन किया था किसमें? वियना में, ठीक है। तो वियना में CFC बैन किया था, और मॉन्ट्रियल में क्या करते हैं? HCFC बैन कर दिया। CFC पहले ही था, उसमें H लगा दीजिए, उसको बैन करने की बात कही है। इसको धीरे धीरे हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली बैन तो नहीं कर सकते, धीरे धीरे खत्म करेंगे, ठीक। अब ये ODS, ठीक है, ODS को कम करेंगे, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस बोलते हैं। ODS मतलब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, इसको कम करेंगे। और ये बाइंडिंग था, ये क्या है? बाइंडिंग है। अब पहले ओजोन वाला क्या था कि आप मानो या ना मानो आपके ऊपर है, मैंडेटरी नहीं था, बट ये बाइंडिंग है, ठीक है। क्या है? बाइंडिंग है। बाइंडिंग है मतलब कि आपको करना ही करना है, HCFC को आपको फेज आउट धीरे धीरे खत्म करना है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक लौती ऐसी ट्रीटी है जो यूनिवर्सली रेटिफाइड। यूनिवर्सली रेटिफाइड मतलब दुनिया के हर एक देश ने इसको माना है। दुनिया की इकलौती ट्रीटी जिसको दुनिया के हर एक देश ने माना, इस पे काम करने की शुरुआत की, ठीक है। अब इसी HFC से आगे जाके क्या होता है? हमारा किगाली एग्रीमेंट होता है। कब होता है? किगाली एग्रीमेंट इसी HCFC से होता है, ठीक है। याद रखेंगे, अब इसको हम लोग आगे भी कवर करेंगे, पहले हम लाइन वाइज पढ़ते हैं कि आपको सब चीज याद है। अब मॉन्ट्रियल से मिलने के बाद हम लोग आते हैं, फिर मॉन्ट्रियल के बाद 1987 में ही जस्ट फॉर हमारा ब्रटलैंड रिपोर्ट आती है। इसी के बिहाफ पे, इसी के मीटिंग के बाद हमारा ब्रटलैंड रिपोर्ट आती है। इसमें क्या होता है? 17 गोल्स देते हैं, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात इसी में होती है। तो हमारे जो सतत विकास वाले जो गोल्स हैं वो इसी से आते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि अब हमें प्रकृति को साथ में लेकर चलना है, इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो 17 गोल्स इसमें दिए जाते हैं, 17 हमारे पास दिया जाता है कि 17 काम हमें करने हैं। 2015 में 17 गोल्स आते हैं, ठीक है। एजेंडा 21 में, किसमें? एजेंडा 21 में 17 गोल्स दिए जाते हैं, ठीक है, उसको याद रखेंगे। अब ब्रटलैंड रिपोर्ट 1987 के बाद क्या आता है? फिर हमारा आता है IPCC, ठीक है, इंटरनेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल करके है इसका, ठीक है। IPCC इसका नाम है, ठीक है, IPCC। अब IPCC क्या करता है? IPCC 1988 में आता है, एक साल बाद 1988 में IPCC आता है, ठीक है। इंटर गवर्नमेंट होता है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें सारे विदेश देश के लोग, सब लोग इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। ये UNEP और WMO, UNEP
और WMO के साथ मिलकर एक रिपोर्ट निकालता है जिसका नाम है क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट। क्या नाम है? CC रिपोर्ट, क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट, ठीक है। और एक क्लाइमेट असेस्ट करके रिपोर्ट निकालता है, 2 रिपोर्ट निकालता है, कौन सा? क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट असेस्ट, ठीक है। कौन? IPCC, ठीक है। किसके मदद से? UNEP और WMO की मदद से, ठीक है। WMO क्या है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और UNEP आपको मैंने बताया था ऊपर, ठीक है, कि सबसे पहले वही बना था। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे IPCC के बाद 1980 के बाद 1992 में 1992 में हमारा रियो समिट होता है। रियो शहर है, रियो डी जेनेरियो, वहाँ पे समिट होती है, उसका नाम दिया गया है रियो समिट, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट समिट है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, उसको लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि GEF की स्थापना होती है। किसकी? GEF क्या है? ग्लोबल इन्वायरमेंटल फंड, ग्लोबल इन्वायरमेंटल फंड, ठीक है, ग्लोबल इन्वायरमेंटल फंड। अब ये होता क्या है? ये क्या करता है? ये जितने भी प्रोग्राम होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, इन पर्यावरण के रिगार्डिंग जितने भी प्रोग्राम होते हैं सबको पैसा देता है, ठीक है। तो एक UNEP हमारा पैसा देता है और उसके साथ साथ हमारा GEF पैसा देता है, तो दोनों को हम लोग नजर याद रखेंगे, ठीक है, ठीक। क्योंकि अगर ऑप्शन में आता है कि इसको ये पैसा दे रहा, तो हम मोस्टली GEF और UNEP पे ही ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। अब GEF को फंडिंग कौन करता है? UNEP फंडिंग करता है, मीनामाटा कन्वेंशन को फंडिंग करता है, वर्ल्ड बैंक फंडिंग करता है, UNDP फंडिंग करता है, ठीक है। और एक किसको फंडिंग करता है? UNFCCC को फंडिंग करता है, UNFCCC को फंडिंग करता है, UNCBD को फंडिंग करता है, UNCCD को फंडिंग करता है। देखो अब ये सब है क्या? देखो ये फॉरेस्ट लाइफ एंड कंजर्वेशन के लिए UNFCCC, फॉरेस्ट लाइफ मतलब जंगली जानवर, जंगली जीव और कंजर्वेशन के लिए UNFCCC। UNCBD मतलब डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण को बचाने के लिए है UNCBD, ठीक है। और UNCCD किसके लिए है? कि हमारा जो सॉइल डिग्रेडेशन हो उसको रोकने के लिए, सॉइल डिग्रेडेशन को रोकने के लिए, ठीक है। इतनी सारी चीजें हैं। अब लोग क्या करेंगे नेक्स्ट? फिर हमारा क्या होता है? फिर रियो समिट के बाद हमारा क्या होता है? फिर हम नीचे आते हैं, फिर हमारा क्योटो प्रोटोकॉल होता है। क्योटो प्रोटोकॉल कब होता है? 1997 में। 1992 से हम लोग आ गए 1997 तक। 1997 में हमारा होता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है? क्योटो प्रोटोकॉल में क्या क्या होता है? कार्बन ट्रेड होता है, कार्बन क्रेडिट होता है, CDM होता है, ठीक है। अब कार्बन ट्रेड और कार्बन क्रेडिट क्या होता है? मान लीजिए कि कोई देश है जो 2 टन कार्बन हर साल निकालता है, ठीक है, और कोई देश है जो 3 टन निकालता है, ठीक है। अब एक रूल बनाएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ 2.5 टन कार्बन निकाल सकते हैं। कितना? 2.5 टन कार्बन, ठीक है। एग्जांपल मान लो कि साल भर में आप सिर्फ 2.5 टन कार्बन निकाल सकते हैं, ये रूल है। तो इसने तो कम निकाला ना, मतलब कितना? आधा टन कम निकाला, और इसने आधा टन ज्यादा निकाला। तो अब ये देश क्या करेगा? ये देश इसको पैसा दे देगा पिछले वाले को, और इससे आधा टन का क्रेडिट खरीद लेगा कि भाई 3 टन मैंने निकाला था, मैं नहीं रोक पाया, और आपने 2 टन ही निकाला, ठीक है। अब आपका जो आधा टन आपने कम निकाला है वो पैसा मैं आपको दे दे रहा हूँ उतने का, और आप मुझे आधा टन का क्रेडिट दे दो, तो मेरा 2.5 टन हो जाएगा और आपका भी कितना हो जाएगा? 2.5 टन, क्योंकि आपने पैसा इनको लेके इनको दे दिया, ठीक है। तो दोनों का अंडर हो जाएगा, और इससे कार्बन ट्रेड और कार्बन क्रेडिट हो जाएगा। जो गरीब देश है उनको पैसा मिल जाएगा, और जो अमीर देश है वो क्या करेंगे कि जो उन्होंने कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा किया है उसके बदले वो पैसा दे देंगे और अपना पीछा वहाँ से छुड़ा लेंगे, ठीक है, ठीक है। याद रखेंगे इसको, ठीक है। ये हमारा कार्बन ट्रेड और कार्बन क्रेडिट होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा क्या होता है? क्योटो प्रोटोकॉल के बाद हमारा होता है, क्योटो प्रोटोकॉल के बाद 2002 में हम आके मिलते हैं, COP8 होता है, COP8 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का मीटिंग, ठीक है। COP8 में दिल्ली में होता है 2002 में, इसको याद रखेंगे। एकलौता COP जो दिल्ली में होता है अभी तक 2002 में, ठीक है। अब इसके पहले हम लोग 2-3 चीज और देखते हैं। क्या चीज देखेंगे? इंपॉर्टेंट। अब 2002 में ही हमारा एक चीज और होता है, ठीक है। 2002 में हमारा एक चीज और होता है, वो होता है कि हम लोग Rio+10 होता है। देखिए रियो समिट हुई थी 1992 में, तो 10 साल बाद फिर मिलते हैं, ठीक है। 2002 में कहाँ पे? जोहानसबर्ग डेडलाइन बनाते हैं वहाँ पे, मतलब जोहानसबर्ग में मिलते हैं, जोहानसबर्ग में वहाँ पे डेडलाइन डिसाइड करते हैं कि इतने सालों तक हम ये सब काम कर लेंगे, ठीक है। तो उसको Rio+10 में 2002 में जो होता है उसमें डेडलाइन डिसाइड होती है, ठीक है। इसको आप लोग को ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है। 2015-16 जो भी डेडलाइन डिसाइड होती है, ठीक है। फिर उसके 10 साल बाद फिर हम लोग मिलते हैं 2012 में। अब 1992 में मिले थे, 10 साल लगा दीजिए, अब 2002 में मिले, फिर अब 10 साल लगा दिए 2012 में। अब 2012 में मिलते हैं तो यहाँ पे पेज की स्थापना होती है, पेज, ठीक है। इसके लिए पेज क्या होता है? पार्टनरशिप फॉर एक्शन इन ग्रीन इकोनॉमी। मतलब अब क्या करेंगे हम लोग? पैसा जो अमीर लोग हैं, जो अमीर कंट्रीज हैं, जो ज्यादा कार्बन उत्सर्जन कर चुकी हैं या कर रही हैं, वो गरीब कंट्रीज को पैसा देंगी, पार्टनरशिप करेंगे, जिसमें ग्रीन इकोनॉमी को डेवलप किया जाए। जैसे सोलर लाइट हो गया, हमारा सोलर पैनल हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गया, हाइड्रो एनर्जी हो गया, इन सब पे ज्यादा फोकस किया जा सके, ठीक है। ओके, समझ गए आप लोग इतना? अब COP8 होता है हमारा दिल्ली में 2002 में, ठीक। उसके बाद हमारा क्या होता है? नेक्स्ट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है COP11 में, फिर मॉन्ट्रियल में मीटिंग होती है दोबारा, ठीक है। COP11 बोलते हैं उसको। COP11 कब होती है? 2005 में। COP11 कब होती है? 2005 में। अब इसमें क्या होता है? CMP को कम करेंगे, CMP1 को कम करेंगे, ठीक है। CMP1 को कम करेंगे, ठीक है, ठीक। CMP1 को कम करेंगे कहाँ पे?
क्योटो में रेक्टिफाई इसको कर दिया था कि भैया जितने भी पॉल्यूशन है जो ग्रीन हाउस गैस को ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं, जो ओजोन को ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं, उनको हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है मॉन्ट्रियल के बाद हमारा होता है पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट कब होता है? COP21 में। तो याद रखेंगे COP21 में पेरिस एग्रीमेंट होता है, 2015 में होता है पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। एनडीसी को कंट्री को डिसाइड करना होता है, डेडलाइन दिया गया होता है कि भैया आप कब तक अपने यहाँ पे जो कार्बन उत्सर्जन है उसको खत्म करेंगे। तो उसको कंट्री को खुद डिसाइड होता है, खुद डिसाइड करके अपने डेडलाइन दिया होता है। बट आपने एक बार अगर डेडलाइन दे दी तो आपको फिर उसको फॉलो करना है। पहले बाइंडिंग नहीं है, बट अगर आपने एक बार डेडलाइन दे दी तो आपको फिर उसको फॉलो करना है, ठीक है। अब इसमें कहा गया कि अगर टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ा तो धरती को खतरा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1.5 डिग्री टेम्परेचर को 2021वीं सदी में हमारा 2021 कह रहा है 21वीं सदी में जो हमारा टेम्परेचर है धरती को 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, इसको हम लोग रोकेंगे। इसलिए पेरिस एग्रीमेंट किया गया, ठीक है। फिर पेरिस एग्रीमेंट के बाद हमारा COP26 हुआ। COP26 कहाँ हुआ? ग्लासगो में हुआ, ठीक है। ग्लासगो में हुआ COP26 2021 में, ठीक है। इंडिया ने एनडीसी अपना डिक्लेयर किया 2050, ठीक है। हर कंट्री को अपना एनडीसी डिक्लेयर करना होता था। इंडिया ने 2050 डिक्लेयर किया, कुछ लोगों ने 2030, कुछ ने 2040, अपने अपने हिसाब से। भारत ने 2050 दिया और पंचामृत का एक रूल दिया, पंचामृत रूल दिया। पंचामृत में उन्होंने 5 चीजें बताई, उसको पंचामृत बोला गया, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ? COP26 के बाद COP27 हमारा इजिप्ट में शार्म एल शेख में हुआ। इजिप्ट में COP27 शार्म एल शेख में हुआ, ठीक है। और फिर उसके बाद COP28 हमारा दुबई में होगा। तो इसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। COP क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। अब एक चीज और मैं बता दूं आपको, जो हमारा ये हुआ था ना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पहला वाला 1987 वाला, उसमें किगाली एग्रीमेंट हुआ था। किगाली एग्रीमेंट में HFC को खत्म करना था, 2016 में किगाली एग्रीमेंट हुआ था, जो लीगली बाइंडिंग है, आपको बाइंडिंग है। इसको HFC को खत्म करना था, जो ओनली ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। HFC क्या है? सिर्फ ग्रीन हाउस गैस है। अब सबसे पहले वाले में हमें क्या खत्म करना था? CFC, ठीक है। दूसरे में क्या खत्म करना होता है? HCFC। अब तीसरे में क्या खत्म करना है? सी गैप का, तो HFC करना है, ठीक है। HFC, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ओके, अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे, ठीक है। जैसे हमारा जो GEF है, GEF UNEP से पैसा लेता है, वर्ल्ड बैंक से लेता है, UNDP से, UNEP से पैसा लेता है, इसको आपको पता है, ठीक है। अब पैसा देता किस किस को? ये अनक्लॉज को, मारपोल को, LDFC को, SFC को, मिनामाता को, स्टॉकहोम को, UNCCD को, UNVC को, UNSSC को, जितने भी इन्वायरमेंटल कन्वेंशन है, जितने भी इन्वायरमेंटल से रिलेटेड कन्वेंशन है, रूल है, रेगुलेशन है, प्रोटोकॉल है, सबको पैसा देता है। UNCBD होता है, ठीक है। UNCBD क्या होता है? UNCBD किसके लिए? बायोडाइवर्सिटी के लिए। बायोडाइवर्सिटी किसके लिए होती है? जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित करने के लिए UNCBD रखेगी, जो कि लीगली बाइंडिंग होती है, ठीक है। मतलब आपको इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। US इसका पार्ट नहीं है, इंडिया इसका पार्ट है। इंडिया ने बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 बनाया। तो अगर भारत में बायोडाइवर्सिटी को अगर संरक्षित करना तो उसके लिए एक्ट है, कानून है, 2002 में बना हुआ है। इसका अभी अमेंडमेंट 2023 में किया गया था, ठीक है। अमेंडमेंट मतलब उसमें चेंजेस 2023 में किया गया था, ठीक है। इसमें क्या है कि फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, मतलब देखिए मान लीजिए जंगल है, वहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, ठीक है, जानवर रहते हैं, आदिवासी रहते हैं। तो आदिवासियों को क्योंकि वहीं रहते हैं, उनको बहुत पता होता है कि इस पेड़ पौधे से कौन सी दवाइयाँ बनती हैं, इस जानवर के किस चीज़ से क्या चीज़ फायदा होता है। तो अगर आप वहाँ से जाके और कोई चीज़ उनकी हेल्प से लेते हो, उनके हेल्प से कोई चीज़ आप अक्वायर करते हो, उसकी दवाई पेटेंट करा के बेचते हो, तो उनको भी पैसा देना पड़ेगा। इसका रूल हमारे यहाँ बना हुआ है बायोडाइवर्सिटी में और UNCBD में इसको बोला गया है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि इससे आदिवासियों के लिए भी फायदा है, ठीक है। 2000 में कार्टेगना प्रोटोकॉल होता है, 2000 में कार्टेगना प्रोटोकॉल होता है, जिसमें LMO के ऊपर होता है। अब LMO क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। फिर 2010 में हमारा नगोया प्रोटोकॉल होता है, जिसमें शेयरिंग की बात की गई। शेयरिंग वही मैंने आपको बताया कि आपको आदिवासियों से पैसे शेयर करना पड़ेगा, उनको भी प्रॉफिट देना पड़ेगा जितना आप कमा रहे हो, क्योंकि भाई आप जाओ जंगल में उनको बेवकूफ़ बना के उनसे दवाइयाँ ले लो, फिर अपना तो आप बेचने लगे, वो बेचारे उनका दोहन हो गया उनके नॉलेज का, तो उनको कोई फायदा मिला नहीं। तो इसलिए उनकी शेयरिंग उनको प्रॉपर मिल पाए, नगोया प्रोटोकॉल में इसकी बात की गई, ठीक है। LMO मतलब क्या होता है कि जो भी मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है, मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, मतलब मान लीजिए हमने किसी ने किसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, किसी जानवर के ऊपर, किसी प्लांट के ऊपर, मान लीजिए हमने कोई एक गेहूं ले लिया, उसके ऊपर कुछ चेंजेस कर दिए जीन उनमें और उसको नया बना दिया गेहूं, तो उसमें जो चेंजेस होते हैं उसके ऊपर जो भी रूल होगा, उसको कैसे हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, कैसे इंपोर्ट करेंगे, क्या उसको रखने का, क्या लगाने का तरीका होता है, कार्टेगना प्रोटोकॉल में डिस्कस हुआ, ठीक है। 2023 में क्या हुआ? क्यूमिंग प्रोटोकॉल हुआ, क्यूमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होगा, जिसमें GBF मतलब ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क बनाया गया। क्या? ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क बनाया गया, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा होता है बॉर्न कन्वेंशन। बॉर्न कन्वेंशन होता है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। अगर बॉर्न आता है तो समझ लीजिए बर्ड्स मतलब पक्षी, चिड़िया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वो पक्षी जो एक देश से दूसरे देश, एक शहर से दूसरे शहर जो माइग्रेट करती हैं, एक एरिया से दूसरे एरिया, किसी जैसे मतलब ठंडी में मान लीजिए रशिया में है और फिर उनको ठंडी ज़्यादा लगने लगी तो इंडिया में आ गई, ऐसा करके एग्जाम्पल मान लीजिए आप, तो उनके ऊपर नया बनाया गया कानून बॉर्न कन्वेंशन, उनका कैसे संरक्षण करना है, उनको रास्ते कैसे प्रोवाइड करने, क्योंकि वो लोग जो ट्रैवल करते हैं हम लोग किसी रोड से ही जाते हैं ना, तो वो लोग भी एक स्पेसिफिक जगह, एक एरिया के ऊपर से ही ट्रैवल करते हैं, उनको हाईवे बोला जाता है, बर्ड्स हाईवे बोला जाता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे आप लोग, ठीक है।
कॉप 13 यूएनईपी का जो कॉप 13 गांधीनगर गुजरात में होता है। देखो कॉप 8 हमारा कहाँ था, दिल्ली में, और कॉप 13 हमारा होता है गांधीनगर गुजरात में, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। ठीक, फिर हमारे ऊपर क्या रखा गया, हम लोगों ने एचिंग टारगेट रखा है, किसमें, एचिंग टारगेट हम लोगों ने इसी के लिए रखा है। एचिंग टारगेट में फ्रेमवर्क बनाया गया, हम लोग फ्रेमवर्क बनाए हैं किसमें, कुमिन प्रोटोकॉल में एचिंग टारगेट रखा गया, ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक, फिर हम लोग जाएंगे, थोड़ा सा और बचा हमारा, बस ज़्यादा लंबा नहीं है, थोड़ा सा बचा है। बीआरएस कन्वेंशन होता है। बीआरएस कन्वेंशन स्टॉकहोम में इसकी मान्यता दी गई, स्टॉकहोम 1972 में, जिसमें हमें पीओपी को कम करना है, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूशन को कम करना है, ठीक है, खत्म करना है लगभग, ठीक है। फिर बेजल कन्वेंशन होता है। बेजल कन्वेंशन क्या होता है कि ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट जिनकी होती है, किसकी, हजार्डस वेस्ट की, मतलब मान लीजिए कि आपने कोई एक मान लीजिए यूरेनियम का यूज़ किया, और यूरेनियम का कोई ऐसा था जो अब यूज़ करने के बाद यूजेबल नहीं है, बट वो इन्वायरमेंट के लिए, प्रकृति के लिए बहुत ज़्यादा हजार्डस है, तो उसको यूं ही समंदर में नहीं फेंक सकते, यूं ही मतलब ऐसे आप किसी को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, आप ऐसे ही उसको डिस्पोज नहीं कर सकते, उसके लिए पूरा प्रॉपर कानून नियम है, उसमें बेजल कन्वेंशन में दिया गया है, 1989 में इसका होता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव इसमें कवर्ड नहीं है, इसका देखें, मैं आपको एग्जांपल यूरेनियम का दिया था, बट इसमें क्या है कि रेडियो एक्टिव कवर्ड नहीं है। जो भी हजार्डस वेस्ट है, मान लीजिए हॉस्पिटल का यूज़ किया हुआ कोई भी चीज़ से बीमारियाँ ज़्यादा फैल सके, जिससे इन्वायरमेंट खराब हो सके, उसको हजार्डस वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। उसका पूरा नियम कानून बेजल कन्वेंशन में 1989 में बनाया गया, ठीक है। फिर हमारा आता है रॉटरडैम कन्वेंशन, 1972 में रॉटरडैम शहर में बनता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ट्रेड, हजार्डस केमिकल का ट्रेड नहीं कर सकते। अब जैसे पेस्टिसाइड होता है, इंसेक्टिसाइड होता है। पेस्टिसाइड मतलब क्या होता है कि जो पेस्ट को मारते हैं, पेस्ट मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो हमारे जैसे चूहे हो गए, जैसे काकरोच हो गए, इनको मारता है, ठीक है। और इंसेक्टिसाइड जो होता है, इंसेक्ट को मारते हैं, जैसे कोई कीड़े, मतलब कोई चींटियां हो गई, या कोई और छोटे मोटे कीड़े हो गए जो फसलों को खराब करते हैं या सामान को खराब करते हैं, उनको मारने के लिए केमिकल इस्तेमाल होता है। तो अगर मान लीजिए किसी चीज़ में केमिकल इस्तेमाल हो रहा है, या पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है, तो उनका ट्रैवलिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, कौन सी कंट्री में आप कैसे भेजो, उसका पूरा सर्टिफिकेट, पूरा इसका लॉ है। इतना आप याद रखेंगे, इसमें रॉटरडैम में ट्रेड के लिए है हजार्डस केमिकल, किसको आप लोग इतना बस याद रखेंगे, ठीक है। आपको पहले इन्फॉर्मेशन है, कंसल्टेंसी सब लेना पड़ता है कंट्री से, दूसरे जहां भेज रहे हो, ठीक। फिर हमारा आता है न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन, फॉरेस्ट के ऊपर है, यूएनईपी ने इसको लागू किया है, बट इंडिया इसका पार्ट नहीं है। इंडिया पार्ट नहीं मतलब इंडिया को कुछ नुकसान होगा, इसलिए कोई दूसरे का पार्ट नहीं बनता। फिर आता है टीब। टीब मतलब होता है द इकोनॉमिक इकोसिस्टम ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें क्या होता है कि GS प्लस 5 कंट्रीज, ठीक है। जो हमारा पहले जो G8 कंट्रीज है ना, GS नहीं सॉरी, G8 कंट्रीज हमारी थी, उसके साथ 5 कंट्रीज ने और ज्वाइन किया है टीम को, ठीक है। इकोसिस्टम मतलब बायोडाइवर्सिटी के आसपास उसी में इकोसिस्टम बना दो, ट्रैवलिंग टूरिज्म का, बट बायोडाइवर्सिटी का खराब ना हो, यही सब है। फिर CCAC क्या है, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कॉलिशन, यूएनईपी ने बनाया हुआ है। इसमें भैया आपको क्या करना है कि क्लाइमेट साफ रखो, हवा साफ रखो, यही सब रूल है, ठीक है। फिर क्लाइमेट न्यूट्रल, UNFCCC के अंडर में आता है क्लाइमेट न्यूट्रल, कि भैया आप कौन सा देश आप क्लाइमेट को कंट्रोल कर रहा है, कौन सा कम कर रहा है, इसके ऊपर हम लोग बताएंगे, वही सब है। अब हम लोग कुछ NGOs जो वर्क करते हैं इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। WWF ऑलरेडी एक NGO है, ये कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है। IUCN एक NGO है, एशियन ट्रैफिक NGO है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल NGO है। इंडिया में हमारा है BNS, बॉम्बे नेशनल बर्ड लाइफ है, जो हमारा BNF है, BNHS वो भी NGO है। कंजर्वेशन इंटरनेशनल NGO है, वेटलैंड इंटरनेशनल NGO है, RED++ NGO है। बस हमें इतना याद रखना है कि कहीं अगर इन सब का नाम, जो यहाँ पे मैंने NGO बताया, इन सब का नाम अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दे दे ऑप्शन में, तो आपको उसको गलत मार्क करके आना है, ये NGOs है, इसका आपको याद रखना है, ठीक है। फिर एक होता है हमारा बॉर्न चैलेंज रखा गया। बॉर्न चैलेंज पेड़ों की सुरक्षा के लिए रखा गया, ठीक है। बॉर्न कन्वेंशन जो हमारा था वो बर्ड्स के लिए था। देखिए कन्वेंशन आया तो बर्ड्स, और चैलेंज आया तो पेड़, ठीक है। इतना आपको याद रखना, ठीक है। फिर मतलब रेड आया। रेड मतलब क्या होता है, RED। रेड मतलब क्या होता है कि हमको क्या करना है कि इंटर गवर्नमेंटल है, मतलब आपको सारे देश में साइन करते हुए लगभग मिल जाएंगे। इसमें फॉरेस्ट को बढ़ाना है और कार्बन स्टॉक को बढ़ाना है। कार्बन स्टॉक मतलब क्या होता है कि जितना आप कार्बन CO2 को रिलीज करते हो, कार्बन को रिलीज करते हो एटमॉस्फेयर में, उतना आप अपने पेड़ों से निकालते हो हर साल की नहीं निकालते उसको। कार्बन अगर आप बराबर कर लेते हो तो उसको कार्बन स्टॉक न्यूट्रल बोलते हैं कंट्री। अगर आप कम रहते हो तो आप ज़्यादा बढ़ा रहे हो, अगर आपको ज़्यादा है तो आप उसमें अच्छा से वर्क कर रहे हो। तो कार्बन स्टॉक को बढ़ाना है हमारे, मतलब पेड़ पौधों को बढ़ाएंगे तो कार्बन स्टॉक ऑलरेडी बढ़ जाएगा, रेड में हुआ था, ठीक है। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि मेजर ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है। CO2, CH4, N2O, ब्लैक कार्बन, HFC, ठीक है। ये हमारी मेजर ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस मतलब क्या होता है, वो गैस है जो हमारे अर्थ को, हमारी पृथ्वी को गर्म कर रही है, ठीक है। गर्म कर रही है। गर्म कैसे कर रही है, सूरज की किरणें आती हैं उतना ही वापस चली जाती है, बट यहाँ पे ये लोग क्या होते हैं, ऊपर एक ब्लैंकेट बना लेते हैं, पृथ्वी को ढक लेती हैं गैसें, और इसको बाहर जाने नहीं देती है, तो हमारी पृथ्वी धीरे धीरे गर्म हो रही है, ठीक है। तो कौन कौन सी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मतलब मीथेन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, फिर ब्लैक कार्बन और HFC, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। इतनी सारी हमारी मेजर ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो ये थे सारे कन्वेंशन और सारे प्रोटोकॉल की वीडियो। आई होप आप लोग को चीज़ें अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो।
तो वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा ताकि आपको दोबारा कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। बहुत मैंने देखा है बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है इसकी कि एक वीडियो में हर जगह मिलती नहीं है, आपको ढूंढना पड़ता है हर जगह से पूरा नोट्स वोट्स, बट आपको इस एक वीडियो में सब मिल जाएगा एंड नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। एक्ट्स एंड पॉलिसीज में तो जो सबसे पहला एक्ट है वो है हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको हम लोग WPE बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। 1972 में 1972 में इंदिरा गांधी की सरकार में लाया गया। ठीक है, ठीक, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब क्या होता है कि ये संविधान में नहीं है, लॉ के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बना के बनाया। ओके, क्या करता है ये कि शेड्यूल 1 से 6 के बीच में इसको रखा गया। ठीक है, पहले शेड्यूल 1 से 6 के बीच में रखा गया था, अब इसे 1 से 4 के बीच में कर दिया गया। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल की बात नहीं कर रहा मैं, ये जो एक्ट है इसके अंदर ही हमारे 1 से लेकर के 6 शेड्यूल थे। ठीक है, 1 से लेकर के 6 शेड्यूल थे, जिन 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 6, जिनमें अलग अलग कानून दिए गए थे कि कब कौन से जानवरों को कैसे प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, कौन से पेड़ पौधों को कैसे प्रोटेक्ट करना है। बट अभी अमेंडमेंट करके 2022 में अमेंडमेंट करके शेड्यूल 1 और 2 जो है उसको एक कर दिया गया, एक में मर्ज कर दिया गया और वर्मिन्स को ख़त्म कर दिया गया है। तो अब सिर्फ 4 शेड्यूल इस एक्ट में आते हैं। वर्मिन मतलब क्या होता है, जिनको सरकार ऑर्डर देती है कि इनको आप मार सकते हो, जिनको आप अपकिल कर सकते हो, जिन जानवरों को, उनको वर्मिन बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, उनको हटा दिया गया। ठीक है, तो करेंटली सिर्फ 4 शेड्यूल इस एक्ट में, पहले 6 थे, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, ओके, एक चीज़ और पॉइंट रखेंगे कि जो चीफ लाइफ वार्डन होता है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, उसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर किसी भी जंगल के अंदर जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं उसका रखवाला, उसका देखरेख कौन करता है? चीफ लाइफ वार्डन, मतलब जो वन रक्षक, वन अधिकारी होता है वो देखरेख करता है, और उसको अपॉइंटमेंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट से, राज्य सरकार करती है। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, अब कौन कौन से शेड्यूल में क्या क्या चीज़ें, इसको आप देख लीजिए। शेड्यूल 1 और 2 में एनिमल्स हैं। कौन सा एनिमल? इंडेंजर्ड स्पीसीज, प्रोटेक्टेड स्पीसीज, इन्वेजिव, ये सब चीज़ें इसमें आती है। ठीक है, शेड्यूल 1 और 2 में, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाले जितने भी स्पीसीज है, टाइगर, एलिफेंट, लायन, वल्चर, ये सब इसमें आता है। ठीक है, शेड्यूल 3 में क्या है? प्लांट्स हैं। प्लांट्स कौन से? जिनको बिना लाइसेंस के आप नहीं उगा सकते, जैसे अफीम हो गया, इन सब की खेती, भांग की खेती, इन सब चीज़ की खेती आप बिना लाइसेंस के, सरकार के बिना लाइसेंस के आप उनकी खेती नहीं कर सकते। ये शेड्यूल 3 में उन पेड़ पौधों के नाम दिए गए हैं। और शेड्यूल 4 में साइट्स का जिक्र है। साइट्स मतलब क्या होता है कि अगर कोई ट्रेड आप कर रहे हो किसी भी जानवर का, किसी भी पेड़ पौधे का जो इन्वेजिव हो सकता है, जो हार्मफुल हो सकता है एनवायरनमेंट के लिए, या किलिंग करके आप ट्रेड कर रहे हो जिससे आप पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा है, जानवरों को, पेड़ पौधों को नुकसान पहुँच रहा है, वो साइट्स के रूल के अंदर, ट्रेड के अंदर आता है। ये 4थे शेड्यूल में रखा गया है इस। ठीक है, अब इस एक्ट के अंदर कुछ बॉडीज़ हैं, उनको हम लोग देखेंगे। एक्ट के अंदर कुछ बॉडीज़ हैं, मतलब एक्ट के अंदर कुछ संस्थाएं हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले संस्था है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, मतलब NBWL, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, याद रखेंगे कैसी बॉडी? स्टैट्यूटरी, ये भी लॉ के द्वारा बनाई गई है। ऑब्वियसली उस एक्ट के अंदर है जो लॉ के द्वारा बनाई गई, तो ये भी लॉ के द्वारा ही बनाई गई है। ठीक है, इसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। किसके? NBW, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ पे NBWL के चेयरमैन होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद। ये एक एडवाइजरी बॉडी, मतलब इसको बाइंडिंग नहीं है। अगर ये कहती है कि हाँ ये काम कर दो, तो ये नहीं कि ज़रूरी वो काम करना ही है, वो आप ले सकते हो उनकी एडवाइस या नहीं ले सकते हो, आपके ऊपर होता है। ठीक है, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जो एरिया इंक्रीज और डिक्रीज होता है, ये इसके एडवाइस पे होता है। ठीक है, ऑलरेडी मैं आप लोग ये सब बता चुका हूँ, बट फिर भी एक बार इन्फॉर्मेशन आपको ले रहा हूँ। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि हमारा जो फॉरेस्ट है आता किसके अंदर है? पॉलिटी में क्वेश्चन बनता है, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है, फॉरेस्ट को कंकरेंट लिस्ट में डाल देगा। किस लिस्ट में? कंकरेंट लिस्ट, जो एक होती है स्टेट लिस्ट, 7 शेड्यूल में आप लोग को पता होगा स्टेट लिस्ट होती है, एक सेंट्रल लिस्ट होती है, एक होती है कंकरेंट लिस्ट। तो 42nd 42वें संविधान संशोधन से, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से जो फॉरेस्ट वाला पोर्शन है वो पहले स्टेट लिस्ट में होता था। ठीक है, उसको कहाँ डाल देगा? कंकरेंट लिस्ट में डाल देगा। ठीक है, ओके, याद रखेंगे इस चीज़ को। ठीक, फिर जो हमारी दूसरी बॉडी दैट इज सेंट्रल जू अथॉरिटी, ये क्या करती है? ये इन्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस, क्लाइमेट चेंज के अंदर, मिनिस्ट्री के अंदर आती है। ठीक है, और ये जू के रेगुलेशन करते हैं। जितने भी चिड़ियाघर हमारे देश में, जितने भी जू हैं जहाँ पे जानवरों को रख के उनकी देख रेख करी जाती है, उसका रेगुलेशन कर करती है सेंट्रल जू अथॉरिटी। नाम से क्लियर है। ठीक है, अब 2 चीज़ें और ऐड कर गई हमारे फॉरेस्ट में, हमारे फंडामेंटल राइट्स और DPSP में ऐड किया गया। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ऐड है, राइट, और आर्टिकल 48A हमारा DPSP में ऐड है। ये भी हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ही ऐड किया गया, इसको याद रखेंगे। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब हमारे जो भी
फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसमें 51A किसको दर्शाता है कि हमें फॉरेस्ट की और जानवरों की देखरेख करनी है, और 48A हमारा जो DPSP है वो भी दर्शाता है कि हमें फॉरेस्ट के जानवरों की देखरेख करनी है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे, ओके। और फंडामेंटल राइट्स में अगर पूछे तो आप रखेंगे आर्टिकल 21, ठीक है, तो उसमें कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में वो चीज़ें दी गई हैं, ठीक, ओके। तो नेक्स्ट हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ NTCA। NTCA क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। 2005 में इसका गठन होता है, ठीक है, 2005 में इसका गठन होता है। इसके जो चेयरमैन हैं वो हमारे कौन होते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो हेड हैं सेंटर में, वही इसके चेयरमैन होते हैं, ठीक है। और ये करते क्या है? इसका मेन काम ये है कि टाइगर रिजर्व जो घोषित होता है वो घोषित करने में इसका मेन हाथ होता है, वो सेंटर के द्वारा घोषित होता है, बट किसके रिकमेंडेशन से? NTCA के। और टाइगर के कंजर्वेशन में जितनी भी नियम कानून बनाना होते हैं NTCA बनाती है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट जो है दैट इज़ वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो आप समझ लीजिए पुलिस है, जंगली जानवरों पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए पुलिस है, ठीक है। ये करती क्या है कि जो इंटरनेशनल पुलिस है ना, इंटरनेशनल रूल्स बने हुए हैं जंगली जानवरों पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए, उनका नाम है साइट्स और एग्जिम, ठीक है। एग्जिम मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, और साइट्स का जो भी ट्रैफिकिंग एंड ऑल दैट का फुल फॉर्म है। तो वो इंडिया में कहाँ कहाँ कैसे इंप्लीमेंट करना है, इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करना है, उस सारा का देख रेख कौन करता है? WCCB, ठीक है, दैट इज़ वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है। किसके अंडर? ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अब इसने कुछ ऑपरेशंस किए हैं जानवरों की सुरक्षा के लिए, दैट इज़ पहला किया उन्होंने ऑपरेशन कुरमा। जो टर्टल की तस्करी होती थी ना, बहुत लोग कछुओं को बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस मानते हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यूबल मानते हैं, उनकी दवाई में यूज़ होता है, उनकी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन कुरमा किया गया। ऑपरेशन बिरबिल किया गया बर्ड्स के लिए, ऑब्वियसली बिरबिल नाम है इसका, तो बर्ड्स के लिए किया गया, चिड़िया के लिए बिरबिल किया गया। एंड ऑपरेशन सॉफ्ट गोल किया गया एंटीलोप्स के लिए। एंटीलोप्स क्या होता है? जो हमारे हिरन होता है ना, 12 सिंगा है ऐसे कुछ हिरन, ठीक है, जिनके ऊपर ऐसे सींग होती है, सींग, इनको मार दिया जाता है और इनके सींग को चुराने के लिए, इनके सींग का यूज़ करने के लिए, बेचने के लिए, तस्करी करने के लिए एंटीलोप्स को मार देते हैं, उसको सॉफ्ट गोल्ड बोलते हैं, ठीक है। तो सॉफ्ट गोल्ड के ऑपरेशन इन्होंने लगाया। फिर हमारा नेक्स्ट जो सबसे बड़ा एक्ट हमारा है आफ्टर WPA, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बाद, दैट इज़ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, EPA, ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ये कब आया? उसके जस्ट बाद 1986 में, ठीक है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके बाद आया, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। किसके लिए है? इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी पॉल्यूशन के मुद्दे हैं, जो भी पॉल्यूशन आप समझ लो, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट, मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, जो भी रूल आपके इंडिया में बनते हैं किसी भी पॉल्यूशन से रिगार्डिंग, साउंड पॉल्यूशन, जो भी पॉल्यूशन आता है सब इस एक्ट के अंदर आता है, ठीक है। अब ये एक्ट हमारे ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट्स में गिवन है, फंडामेंटल राइट्स में और आर्टिकल 21 में गिवन है, ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, डायरेक्टली नहीं गिवन है कॉन्स्टिट्यूशन में, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, ठीक है। फिर आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से डाल दिया गया, एंड 48A DPSP में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से डाल दिया गया, ठीक है। और हमारा जो संविधान का आर्टिकल है, आर्टिकल 253, टू गिव इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, उसके अंदर भी इसको डाला गया है कि अगर मान लीजिए कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन को रोकने के लिए, तो ये इसके अंदर भी एक्ट कर सकता है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। ये करती क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए, CRZ का नोटिफिकेशन ये जारी करती है, ठीक है, ओके। उसके बाद नेशनल गंगा काउंसिल जो प्राइम मिनिस्टर जी हेड करते हैं, वो इसके अंदर आता है। इन्वायरमेंट के जितने भी रूल हैं वो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट असेसमेंट जो रिपोर्ट जितनी भी आती है, जितने भी मान लीजिए कुछ इम्पैक्ट किया हुआ पॉल्यूशन में, उसका असेसमेंट करना, उसको रिपोर्ट निकालना, ये सब यही करता है, इसके अंदर में आता है, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट रूल इसके अंदर में आता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इसके अंदर आता है, ठीक है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, ग्राउंड वाटर में क्या क्या दिक्कत हो रही है वो इसके अंदर आता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी इसके अंदर आती है कि मान लीजिए कोई भी आप प्लांट ले रहे हो, कोई पौधे ले रहे हो, कोई जानवर ले रहे हो, उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हो, तो भी इसके अंदर का आता है। आपको हमारे इंडिया में बेसिकली बहुत सारे प्लांट्स को, बहुत सारे खाद्य पदार्थ को मॉडिफाई किया गया, जैसे गेहूँ भी है, चावल भी है, हर चीज़ है, बट जो मेन चीज़ जिसके ऊपर बैन लगा अभी तक है, वो सबसे ज़्यादा उनमें ज़्यादा रिसर्च किया गया वो है BT ब्रिंजल, ठीक है, मतलब बैंगन पे, BT कॉटन मतलब कपास पे, एंड BT मस्टर्ड मतलब सरसों पे, ठीक है, याद रखेंगे। हमारा नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो 2014 में शुरू हुआ था वो भी इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट ये क्या करता है? इको सेंसिटिव जोन की देखरेख करता है। इको सेंसिटिव जोन क्या होता है कि मान लीजिए आपका कोई टाइगर रिजर्व है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो इसके 10 किलोमीटर के रेडियस में एक एरिया को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया जाता है कि इतना ज़्यादा सेंसिटिव है, इतना ज़्यादा सेंसिटिव, अगर इसमें कुछ छेड़खानी होती है तो हमारा टाइगर रिजर्व भी हमारा इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली पूरा इफेक्ट होने से बचाने के लिए, मान लीजिए इको सेंसिटिव जोन ना हो तो डायरेक्टली इस पर इफेक्ट हो जाएगा, तो इसको बचाने के लिए इको सेंसिटिव जोन्स की घोषणा की जाती है, ठीक है, ओके, इसको याद रखेंगे। लेकिन इको सेंसिटिव जोन
एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में मेंशन नहीं है, बट क्या करती है पार्लियामेंट इस पर बार बार कानून लाती रहती है, ठीक है, जैसे अपने हिसाब से देखती है। आप इको सेंसिटिव जोन में आप कुछ बिजनेस कर सकते हो, कुछ चीज़ मना है, कुछ चीज़ नहीं है, तो जो है कर सकते हो वो होटल खोल सकते हो, ठीक है, होटल खोल सकते हो आप, रिजॉर्ट खोल सकते हो आप, ऑर्गेनिक फार्मिंग करा सकते हो, नेचुरल फार्मिंग करा सकते हो, पेस्टिसाइड करा सकते हो, वो सारी चीज़ें करा सकते हो जो बेसिकली पर्यावरण को और वहाँ के जानवरों को, वहाँ के जीव जंतुओं को कोई नुकसान ना पहुँचाए। और वो चीज़ें नहीं कर सकते जो नुकसान पहुँचे, जैसे माइनिंग नहीं कर सकते आप, इंडस्ट्री नहीं लगा सकते आप, पॉल्यूशन नहीं फैला सकते, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स नहीं खोल सकते, टूरिज्म भी एक्सट्रीम लेवल पर नहीं कर सकते, ठीक है, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। ट्रेडिशनल में झूम खेती होती है, मान लीजिए आप आए पेड़ काट के वहाँ पे अपना खेती किए, फिर जला के चले गए, दूसरे का पेड़ काट के खींचे, तो पूरा तो इन्वायरमेंट ही ख़राब हो जाएगा पूरा वहाँ का, ठीक है, तो इसलिए वो भी नहीं कर सकते। अब जो नेक्स्ट हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि हमारे जो वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट जो पश्चिमी घाट है, ठीक है, हमारे इंडिया का जो पोर्शन है ये वाला, यहाँ पे जो ये जंगल पड़ते हैं मेन, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स, इनकी सुरक्षा के लिए, इनकी देख रेख के लिए भी सरकार ने कदम उठाए हैं। बट कदम उठाने से पहले उन्होंने 2 कमेटियों को मतलब गठन किया कि भाई आप बताओ कि हम कैसे उसकी देख रेख करें कि हमारा इकोनॉमी भी चलता रहे, और हम, क्योंकि वेस्टर्न घाट में बहुत सारी इकोनॉमिकल चीज़ें हैं, माइनिंग वाइनिंग भी कर सकते हो आप, वहाँ पे अच्छी बहुत सारे मिनरल्स अवेलेबल हैं, तो उसकी भी दिक्कत ना हो और हम पर्यावरण को भी सुरक्षित रखें। तो पहली कमेटी बनी, दैट इज़ गडगिल कमेटी, ठीक है, गडगिल कमेटी ने बोला भाई 67% जो हमारा है ना, उसको वेस्टर्न घाट को उसको छूना भी मत, उसको मतलब समझ लो इको सेंसिटिव घोषित कर, उसको बिल्कुल नहीं छू सकते आप, उसमें कोई भी गतिविधि आप नहीं कर सकते, ठीक है, वरना पूरा पर्यावरण खराब हो जाएगा। तो सरकार ने बोला यार 67% छुएंगे नहीं तो हमारा तो पूरा वैल्यू खत्म हो गया, मतलब हमारा तो पूरा मोटिव ही यही था कि हम थोड़े डेवलपमेंट भी कर पाएँ और पर्यावरण भी सुरक्षित रख पाएँ। उन्होंने फिर दूसरी कमेटी का गठन किया, दैट इज़ कस्तूरी रंगन। उन्होंने बोला कि 37% को इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन घोषित कर दो एंड बाकी आप यूज़ कर सकते हो, बट हाँ इस तरह ना यूज़ करना कि वहाँ की चीज़ें खराब हो जाए, ठीक है, मतलब आप नॉर्मल गतिविधियाँ कर सकते हो, ठीक, ओके। दो कमेटी याद रखेंगे, कस्तूरी रंगन और गडगिल, दोनों किसके लिए, वेस्टर्न घाट्स के लिए, ठीक है, याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारा संस्था है दैट इज़ CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये किसके अंदर आता है, ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर, स्टैचुरी बॉडी, लॉ के अंदर है तो लॉ के स्टैचुरी बॉडी होगा। करता क्या करता है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट के अंदर इसको बनाया गया, एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन पे नज़र रखता है, ठीक है, हर तरीके का एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन इसके अंदर आता है, ठीक है। नाम है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो समझ लीजिए एयर और वाटर पॉल्यूशन दोनों देखते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा NGT, आप लोगों ने सुना होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसका नाम है NGT। 2010 में इसकी स्थापना की जाती है। क्वासी जुडिशियल बॉडी, मतलब ये खुद का नियम बनाती है, खुद के डिसीजन देती है, खुद के केसेस सुनती है, सारी चीज़ें करती है। स्टैचुरी ऑब्वियसली है, लॉ के द्वारा बनाया गया 2010 में, ठीक है। इन्फ्लुएंस है आर्टिकल 21 से, राइट फॉर एनवायरमेंट, ऑब्वियसली मैं आपको बताया था आर्टिकल 21 में है राइट फॉर क्लीन एनवायरमेंट वाला, उससे इन्फ्लुएंस है। चेयरपर्सन इसके होते हैं जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर्स आप बुला सकते हो। ओवरऑल 10 लोगों की आप यहाँ पे कमेटी बना सकते हो इसमें, ठीक है। उसमें जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल मेंबर, जो भी इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा जानकार के लोग होते हैं उनको रख सकते हो आप, ठीक है। 5 साल का टर्म होता है और रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है। एक बार आप यहाँ पे कमेटी में आ गए, जज बन के, दोबारा आप उस पर रीअपॉइंट नहीं कर सकते, किसी और को ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। इनके कुछ पावर्स हैं। पावर्स क्या है, पहला कि अपीलेट जुरिस्डिक्शन कोई अपील करे कि भाई हमारे यहाँ जंगल काटा जा रहा है या ऐसे इससे नुकसान हो रहा है, तो उसको ये सुन सकते हैं। ओरिजिनल जुडिक्शन की भैया डायरेक्टली हम खुद, मान लीजिए कहीं पे वेस्टर्न घाट्स है, मान लीजिए एग्जांपल लेता हूँ, उसको कोई ज़्यादा काट पीट रहा है तो खुद ही जुडिक्शन ले लेंगे कि ये क्या गलत बात है, ऐसा ना करो, ठीक है। फिर ये क्या है कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो हमारा है और प्रिंसिपल उससे ये बाउंडेड नहीं है, जबकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से बाउंडेड है। मतलब कि हम कानून के तहत चलने से इनका कोई मान्यता नहीं। इनका मान्यता है कि भाई नेचुरल जस्टिस, कि सबको सामान्य पर्यावरण, अच्छा पर्यावरण मिले, उसके रिगार्डिंग अपना काम करते हैं, ठीक। अब इनके जुरिस्डिक्शन कहाँ पे आते हैं, मतलब इनकी बातें कहाँ मानी जाती हैं, तो वाटर एक्ट में, एयर एक्ट में, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में, बायोडाइवर्सिटी एक्ट में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन में, पब्लिक लाइबिलिटी एक्ट में, इन सब में मानी जाती है। बट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इनकी बातें नहीं मानी जाती, ठीक है। और फॉरेस्ट एक्ट में, इसकी फॉरेस्ट रिजर्व एक्ट में इनकी बात नहीं मानी जाती। इसका रीज़न है उनके खुद के कानून, उनके खुद के लॉज है, तो भाई 2 लॉ एक ही जगह पे 2 लॉ नहीं रखेंगे ना कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, ओके, समझिए आप लोग, ठीक। फिर नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज़ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में, 1927 में ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे ही एक्ट आ चुका था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। इसमें 3 तरह के फॉरेस्ट हमारे यहाँ बताए गए हैं, अभी तक वो एक्ट चल रहा है। पहला रिजर्व, फिर प्रोटेक्टेड, फिर विलेज। आप लोगों को पता होगा सबसे कम प्रोटेक्शन विलेज फॉरेस्ट को मिली होगी, फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को मिली होगी, फिर रिजर्व फॉरेस्ट को मिली होगी, ठीक है।
ऑब्वियसली इसका क्या नाम है, रिजर्व, मतलब ये सिर्फ रिजर्व कर दिया गया कि यहाँ पे कोई जा ही नहीं सकता। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है प्रोटेक्टेड वाला, कि यहाँ उसकी प्रोटेक्शन का नहीं भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। ओके, याद रखिएगा, इसमें कोई भी फॉरेस्ट की डेफिनेशन नहीं दी गई। स्टेटमेंट आता है कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में फॉरेस्ट को परिभाषित किया गया, तो आप बोलोगे नहीं भैया जंगल को परिभाषित नहीं किया गया, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये भी 1980 में आया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है। इसमें क्या करता है भैया कि पेड़ों को ना काटो, प्रोहिबिशन ऑफ कटिंग ट्रीज, ठीक है, नॉन फॉरेस्ट्री यूज़ के लिए ना काटो, कि मान लो आप फॉरेस्ट कहीं है और वहाँ पे आप काट कर इंडस्ट्री लगा रहे हो तो भैया नहीं काट सकते, उसके लिए कुछ अलग से नियम कानून है, ठीक है। अप्रूवल कॉन्स्टिट्यूशन से आप ले सकते हो तभी काट सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन से लो, सेंटर से लो, स्टेट, मतलब बेसिकली लॉ अथॉरिटी से लो, जो भी कानून देखती है उसके सोच से लेके आप काट सकते हो, अदरवाइज अपने मन से नहीं काट सकते, ठीक है। इसकी अपील एनजीटी में जा सकती है, इसको याद रखिएगा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की, ठीक है। फिर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में आती है, इसको याद रखेंगे, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में आती है, ठीक है, ठीक। लोकल लोग प्लस गवर्नमेंट मिलके इसकी देखरेख कर सकते हैं, मतलब कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, मतलब पहले क्या होता था ना, बहुत सारे आदिवासी लोग जंगलों में रहते हैं, अब सरकार अकेले तो वहाँ देख रेख नहीं कर सकते, क्या ही पता होते हैं जंगल के बारे में, आप जाओगे तो उनसे अपोजिशन भी आपको मिलेगा, वहाँ के रहने वाले लोगों से, उनको लगेगा फड़पने या उनके नियम कानून में, उनके मान लीजिए बहुत लोग पेड़ों को भगवान मानते हैं और आप जाके वही पेड़ काट दिए तो उनको अपोज करोगे ना आप, तो इसलिए दोनों को मिली भगत करके जंगलों की सुरक्षा करने के लिए ये आया फॉरेस्ट पॉलिसी एक्ट 1988 में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट करेंगे, दोनों लोग मिलकर करेंगे, ठीक है, लोकल लोग प्लस गवर्नमेंट। ओके, फिर नेक्स्ट क्या इसके अंदर सोशल फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी के लोग मिलकर फॉरेस्ट्री करेंगे, भैया खुद ही अपने खेतों में आप पेड़ उगा लो, खेती प्लस फॉरेस्ट लगा लो, ठीक है, आसपास अपने घर के आसपास पेड़ उगा लो, तालाब के किनारे पेड़ उगा लो, ये सब सोशल फॉरेस्ट्री में आता है, ठीक है, उसके याद रखें। फिर हमारा आता है नेक्स्ट और लास्ट एक्ट हमारा इंडिया का, दैट इज़ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में आता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर ही आता है। ऑब्वियसली फॉरेस्ट राइट एक्ट है तो भैया फॉरेस्ट जंगलों में जो लोग रहते हैं उनका कुछ तो राइट है ना जंगलों में, आप अचानक उनसे राइट तो छीन नहीं सकते कि नहीं भैया हम सरकार के अंदर आ गए तो जंगल हमारा हो गया, आप जाइए यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं कर सकते ना। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आता है। ट्राइबल्स और अलग ट्रेडिशन जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, वो सब जो 3 जनरेशन से ज़्यादा वहाँ रह रहे हैं उनका हक बनता है फॉरेस्ट में। 3 जनरेशन से वहाँ रह रहे हैं, 3 जनरेशन मतलब हो गया कि आपके दादाजी, आपके पिताजी और आप, अगर आप आपके 3 जनरेशन वहाँ रह रही है तो आपका हक है फॉरेस्ट में, ठीक है। ट्रांसफ़र आप अपने वो लैंड को नहीं कर सकते, हाँ, बट अपने पापा से बेटा ले सकता है, बट आप चाहो कि बेटा किसी को बेच दे या ट्रांसफ़र कर दे तो आपको पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ग्राम सभा इनमें हेड होती है, जो ग्राम सभा है वो सारी जिम्मेदारी लेती है, हेड होती है, ठीक है। कोई भी डिसीजन बिना ग्राम सभा के नहीं लिया जाएगा, ठीक है, चाहे वो माइनिंग का हो, चाहे सरकार भी चाहे तो बिना ग्राम सभा के नहीं हो सकता, ठीक है। किसी की भी ज़मीन 4 हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं होगी, याद रखेंगे, किसी की भी ज़मीन 4 हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो भी मान लीजिए बाँस, कोई भी फल फूल पौधे, वहाँ पे मेडिसिनल चीज़ें हो, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आके उसका वो ले सकते हैं। जो भी टिम्बर नहीं, मतलब जो लकड़ी से रिलेटेड ना हो, उसका फ़ायदा ट्राइबल लोग ले सकते हैं, ठीक है, उनके अंदर में उनका हक में आता है, ठीक। तो ये थी हमारी सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल द एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ ऑफ इंडिया फॉर द इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ओके, एयर पॉल्यूशन के बारे में, एयर पॉल्यूशन मतलब वायु प्रदूषण हिंदी में अगर मैं बोलूँ, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि किन किन कारणों से एयर पॉल्यूशन हो रहा है। इसके साथ साथ ही हम एयर पॉल्यूशन के जितने भी पॉल्यूटेंट हैं ना, जितने भी वो तत्व हैं, जितने भी वो कारक हैं जो एयर पॉल्यूशन को बढ़ाते हैं, उनके बारे में एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे कि अगर एक भी क्वेश्चन हमारे एयर पॉल्यूशन से आता है तो छूटे ना, ठीक है। मैं थोड़ा डीपली आप लोग को इसको पढ़ाऊंगा यूपीएससी लेवल का, ताकि आपका पीसीएस का एक भी क्वेश्चन तो एयर पॉल्यूशन से ना छूटे, ठीक है। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो एयर पॉल्यूटेंट हमारा है, सबसे पहला एयर पॉल्यूटेंट वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, उसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, बॉडी में हमारा जो ह्यूमन शरीर है, मानव शरीर, उसके बॉडी में ये क्या करता है कि ऑक्सीजन को कम कर देता है। मतलब अगर आपके अंदर ये चला गया तो ऑक्सीजन आपकी बॉडी का कम हो जाएगा, आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी और आपका दम घुटने से मौत भी हो सकती है, ठीक है। और बाकी जो आपके सेल्स हैं वो भी खराब हो सकते हैं, समझ लीजिए इतना। ये क्या कैसे बनता है, ये इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल मतलब जैसे हमारा पेट्रोल हो गया, जैसे हमारा कोयला हो गया, जितने भी वो हमारी ज़मीन से निकले हुए जितने भी हमारे एनर्जी के रिसोर्सेज होते हैं, इनको फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, ठीक है। बहुत सालों से दबे होते हैं और वो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। उनको जलाओ, अगर वो आधे जले मतलब इनकम्प्लीट पूरा नहीं जल पाए, ठीक है, तो उनसे क्या निकलता है, CO निकलता है, ठीक है। जैसे आप कभी कोयला जलाते हो तो भी CO आपको निकलता है, ठीक है। कभी आप पेट्रोल जलाते हो, डीजल जलाते हो, वो उन सबसे भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ठीक है। ये होता कैसे है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम। ये होता कैसे, ये कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस और ऑर्डरलेस, ना इसमें कोई स्मेल होती है ना इसमें कोई कलर होता है, ठीक है। टॉक्सिक बहुत ज़्यादा होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब इसकी जीवन बहुत कम होती है। मतलब आप समझ लीजिए कि आज आज CO निकला तो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा अपने यहाँ पे, ठीक है। ब्लू कलर का फ्लेम निकलता है इसमें से, मतलब इसको अगर आप जलाते हो कार्बन मोनोऑक्साइड को तो नीले कलर की आग आपको दिखेगी, ठीक है। ओके, निकलता कहाँ से, फॉसिल फ्यूल से। मैंने आपको बताया वॉल्केनो से,
फॉरेस्ट फायर से, जब भी जंगलों में आग लगती है तो लकड़ियाँ आधी जली होती है तब भी, कोल, वुड एक्सेट्रा, सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हमारा पॉल्यूटेंट वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये निकलते कहाँ से, AC और फ्रिज में ये पाए जाते हैं मोस्टली, यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। ये ओजोन को डिप्लीट करते हैं, हमारा जो ओजोन की परत है उसको ख़राब कर देते हैं, ठीक है। नॉन रिएक्टिव होते हैं, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं एटमॉस्फेयर में, सिर्फ ओजोन को ख़राब करते हैं। कैसे, देखिए ओजोन में होता है O3 और CFC में एक क्लोरीन जाके यहाँ से O3 को O2 और O में कन्वर्ट कर देता है, O को खुद से जोड़ लेता है और O को और O2 को अलग अलग कर देता है, फिर ये O जाके दूसरे O से कन्वर्ट करता है, ऐसे ऐसे चेन रिएक्शन होता है, हमारा ओजोन खराब हो जाता है, ठीक है। नॉन टॉक्सिक और नॉन फ्लेमेबल, इसको जला नहीं सकते, टॉक्सिक ह्यूमन बॉडी के लिए ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होता, बस ये ओजोन को खराब करते हैं, इतना याद रखेंगे। फिर हमारा आता है HFCs, ठीक है। HFCs यहाँ कहाँ से निकलता है, एरोसॉल से, फोम से, रिटार्डेंट से, लुब्रिकेंट से, इन सब चीज़ों, लुब्रिकेंट से, ठीक है। अभी कैसे देखिए, एरोसॉल मतलब, एरोसॉल क्या होता है कि हवा में हम कुछ छिड़काव करते हैं, जैसे मॉर्टिन हीट ओट ला के छिड़काव करते हैं, उसमें HFC मिलता है, ठीक है। फोम, जो भी हमारा फोम से बनी हुई चीज़, आप लोग को फोम पता ही होगा, इसे जिससे झाग बनता है, फोम गाड़ियों को साफ़ करने के लिए होता है, घर को साफ़ करने के लिए फोम आता है, ठीक है। तो उन सब में भी HFCs होता है, ठीक है। अभी जो भी रिटार्डेंट होते हैं, जो भी जैसे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड होते हैं, उसमें HFCs पाए जाते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। फिर हमारा क्या है नेक्स्ट, हमारा SO, क्या है, SO2 सल्फर ऑक्साइड कहाँ से निकलता है, स्मॉग, एसिड रेन, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, इन सबको फॉर्म करता है, ओजोन को खराब करता है। स्मॉग क्या होता है, जहाँ फॉग मतलब कोहरा और प्लस स्मोक मतलब धुआं मिल जाता है, तो वहाँ स्मॉग बन जाता है, ठीक है। तो स्मॉग को बनाता है, एसिड रेन कराता है, क्षारीय वर्षा इसको हिंदी में बोलते हैं, एसिड रेन, ठीक है। इसके साथ साथ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत करा देता है, ओजोन को खराब करता है, ठीक है। क्या, सल्फर ऑक्साइड, ठीक है, ठीक। ये मदद किस में करता है, क्लाउड फॉर्मेशन, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में इसकी भी ज़रूरत है, ज़्यादा मात्रा में नहीं, बट हाँ कुछ तो ज़रूरत है, जिससे कि हमारी क्लाउड फॉर्मेशन हो जाए, बादल बन जाए, ठीक है। ठीक, निकलता कहाँ से, कोल प्लांट्स एंड अदर फॉसल फ्यूल बर्निंग से, ठीक है। कोल प्लांट और अदर फॉसल फ्यूल बर्निंग से निकलता है सल्फर ऑक्साइड, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है फ्लाई ऐश मतलब होता है हमारा क्या, ऐश मतलब होता है राख, क्या होता है, राख, ठीक। फ्लाई ऐश मतलब ये क्या होता है, सॉलिड कंस्ट्रक्शन का रेजिड्यू होता है, मतलब आप सीमेंट लाए, आप बालू लाए, आप बना रहे हो तो कुछ धूल टाइप का उड़ता नहीं है वो वहाँ से, और कभी कोयला जला रहे हो तो उसका जो राख बचती है ना, वो सब फ्लाई ऐश में आती है, ठीक है। किसमें आती है, फ्लाई ऐश में आती है, ठीक है। इसमें से क्या क्या निकलता है, कैल्शियम मोनोऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम सिलिकेट, लेड, आर्सेनिक, कोबाल्ट, सब चीज़ यहाँ से निकलता है, ठीक है। हैवी मेटल्स भी इसमें पाए जाते हैं फ्लाई ऐश में, तो अगर क्वेश्चन आता है कि फ्लाई ऐश में हैवी मेटल्स नहीं होते तो आप बोलोगे नहीं होते हैं, ठीक है, उसका याद रखेंगे। ये वाटर एयर पोल्यूशन दोनों करता है, अगर हवा में चढ़ गया तो हवा में एयर पोल्यूशन कर देगा, आप सांस लेने में आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, लंग प्रॉब्लम, सब चीज़ हो जाएगी। एंड पानी में घुल गया तो पीने से आपको किडनी डिजीज़, लिवर डिजीज़ सब हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा फॉसल फ्यूल्स, ठीक है, कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा, इन सबसे क्या निकलता है, कार्बन के जितने भी मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड है वो, सोडियम की जितने भी मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड है वो, नाइट्रोजन के जितने भी, ये सारी चीज़ हमारी फॉसल फ्यूल से निकलती है, इसको याद रखेंगे। अब NOx क्या होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, NO या NO2 या NO3 NO4 जो भी आप ले लो, इसमें क्या होता है, ग्लोबल कूलिंग का काम करता है, किसका, ग्लोबल कूलिंग का, मतलब ग्लोबल कूलिंग क्या करती है कि मान लीजिए ज़्यादा मात्रा में अगर फैल जाएंगे ना तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर कम होने लगेगा, इसको ग्लोबल कूलिंग करती है। ये सन से आने वाले टेम्परेचर को यहीं से रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, धरती तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो कोल, सॉयल, पोल्ट्री, व्हीकलर एमिशन, वोल्केनोज, इन सब में ये निकलता है, ठीक है। पोल्ट्री मतलब होता है जहाँ जानवरों को हम लोग पालते हैं, मछलियों को, मुर्गियों को, बकरियों को, जिनको भी। सॉयल मतलब ज़मीन पे जब भी आप खोदोगे तो नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है। व्हीकुलर जो भी बाइक से निकलता है, एग्जॉस्ट बाइक, कार से, एरोप्लेन से, जहाज से, सब वो निकलता है, ठीक है। कोल से निकलता है, वोल्केनो से निकलता है, ठीक है, इतना याद रखेंगे। फिर हमारा आता है NXO, देखो वहाँ पे NOx तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, यहाँ पे NXO जिसमें नाइट्रोजन के पास है मोनोऑक्साइड यहाँ पे, ठीक है। ये किसके लिए है, ग्रीन हाउस गैस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ग्रीन हाउस गैस है, इंपॉर्टेंट। NXO अगर आपका पास आता है, अगर नाइट्रोजन के पास N2O लिखा हुआ है, N3O, N4 हो, तो सारा ग्रीन हाउस गैस है, इसको आप याद रखोगे, ठीक है। फिर आता है पैन, ठीक, पैन हमारा पैन कार्ड नहीं, इट्स कॉल्ड पैन, ठीक है। NOx प्लस HC, फोटोकेमिकल स्मॉग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग। पैन बनाता है हमारा फोटोकेमिकल स्मॉग, पैन बनाता है हमारा फोटोकेमिकल स्मॉग, इसके रखेंगे। पैन कहते हैं किसको है, नाइट्रस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन एंड कार्बन को मिला दो तो हमारा क्या बनता है, पैन बन जाता है, ठीक है। फिर आता है मतलब VOC मतलब वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। वोलेटाइल मतलब कि डायरेक्टली जो पूरा कंप्लीटली जल जाता है, रुक नहीं पाता एक फॉर्म में, ठीक है। ये वोलेटाइल होता है, मतलब
तुरंत भाग जाता है। जैसे कार्बन बेस्ड होता है, इवोपरेट हो जाता है रूम टेम्परेचर पे। सब कपूर रख दोगे ना तो अपने आप गायब हो जाएगा। वो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जांपल है। एग्जांपल फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड पॉल्यूटेंट है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। फिर हम आता है बेंजीन। बेंजीन किस में आता है? क्रूड ऑयल, पेट्रोल, सिगरेट, इन सब में बेंजीन पाया जाता है। सिगरेट मतलब टोबैको में बेंजीन होता है, इसका याद रखोगे, ठीक है। कलरलेस होता है, फ्लेमेबल होता है, स्वीट ऑर्डर होता है, मतलब इसकी मीठी सी महक होती है। कलरलेस होता है और जलनशील होता है, फ्लेमेबल, ठीक है। हमारा आता है एसी ड्रेन। एसी ड्रेन ड्राई होता है, डस्ट और ऐश मिला के गिरता है। और इसमें क्या है? वेट। वेट मतलब क्या होता है? देखो, जो दो तरह की एसी ड्रेन होती है। ड्राई वाली हमारी किसकी? डस्ट और ऐश, मतलब डस्ट और ऐश मिला के हमारी एसी ड्रेन होती है ड्राई वाली। और वेट वाली जो होती है इसमें फॉग, रेन, स्मॉग ये सब शामिल है, ठीक है। अब ये होती क्या है? दो कारणों से, SOx और NOx। SO मतलब सोडियम ऑक्साइड और NOx मतलब नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड है उन्हीं से होती है एसी ड्रेन, ठीक है। ठीक। अब दूसरा किससे होता है? DMS से, डाइमिथाइल सल्फाइड। डाइमिथाइल सल्फाइड क्या करता है? सी से फाइटोप्लैंक्टन को उठाता है और क्या करता है? क्लाउड फॉर्मेशन कर देता है और फाइटोप्लैंक्टन वहाँ सड़ जाते हैं और यहाँ से एसी ड्रेन हमारा होता है, ठीक है। तीसरा हमारा स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग क्या होता है कि एक होता है हमारे मेल्टिंग, ठीक है। मेल्टिंग में हम किसी चीज़ को गला देते हैं, ठीक है। उसमें उसी का जब आगे का प्रोसेस करते हैं स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग मतलब क्या होता है कि किसी को गलाते हैं बट उसका जो वोलेटाइल कंपाउंड है वो हवा में जाके घुल जाता है और फिर ऊपर से वो वर्षा करता है, ठीक है। तो वहाँ से क्या होती है हमारा, क्या होता है? हमारा एसी ड्रेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इन सब में DMS और स्मेल्टिंग सब में सल्फर बहुत ज़्यादा शामिल होता है, इसको सल्फर शामिल होता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे ग्रीन हाउस गैसेस। कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस है? कुछ गैसेस दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो आपको पता होना चाहिए। CO2 पॉल्यूटेंट नहीं है बट ग्रीन हाउस गैस है। पॉल्यूटेंट मतलब इसका एटमॉस्फेयर में कोई इसका रोल नहीं है पॉल्यूशन बढ़ाने में, बट अगर ये बढ़ जाती है तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ओजोन खराब हो जाती है, इन सब चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। मीथेन, ये भी पॉल्यूटेंट नहीं है बट ग्रीन हाउस गैस है। ब्लैक कार्बन इनकम्प्लीट कंबशन पे होता है, जब भी कुछ अधजला होता है तो ब्लैक कार्बन निकलता है। फिर मीथेन हमारा ऑलरेडी हम लोग ने देख लिया कहाँ कहाँ से निकलता है। वेटलैंड, राइस फील्ड, शेल गैस, नेचुरल गैस, पर्माफ्रॉस्ट। पर्माफ्रॉस्ट मतलब जो बर्फ से जमी हुई भूमि होती है वहाँ से। सॉइल, मिट्टी, काउस, गाय के डाइजेशन से मीथेन निकलता है। एनिमल हस्बेंड्री, जहाँ पे जानवर को पालन पोषण होता है वहाँ से निकलता है। इंडस्ट्री, पोल्ट्री सेक्टर, यहाँ से सबसे मीथेन निकलता है। फिर NOx मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ओजोन डिप्लीटिंग होते हैं, पॉल्यूटेंट भी होते हैं, ग्रीन हाउस गैस भी होता है, ठीक है। कहाँ कहाँ से निकलते हैं? बैक्टीरिया, डेड मैटर, जितने भी ह्यूमन रिलेटेड चीज़ें उन सबसे निकलते हैं, ठीक है। ये इतना याद रखिएगा। और बैक्टीरिया से। अब लाइफ साइकिल देखते हैं ग्रीन हाउसेस की, सबसे कम से सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा है हमारा किसका? CO2 का। सबसे ज़्यादा किसका? CO2 का। सबसे ज़्यादा किसका है? CO2 का, ठीक है। सबसे ज़्यादा CO2 का, फिर CH4 का। CH2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और फिर CH4 मतलब मीथेन। तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का, फिर मीथेन का, ठीक है। ठीक। फिर हमारा PFC, फिर SF6, फिर HCF, फिर M2O, फिर O2, फिर CH4, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। लीस्ट पॉल्यूटेंट, सबसे कम पॉल्यूटेंट कौन सा है हमारा? मीथेन है। सबसे कम पॉल्यूटेंट क्या है? मीथेन है। सबसे कम पॉल्यूटेंट क्या है? मीथेन है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। तो हमारा लाइफ है किसका? ग्रीन हाउस गैसेस का, ठीक है। तो ये थी हमारी सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में इन्फॉर्मेशन। अब हम देखेंगे POP क्या होता है। POP मतलब होता है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। परसिस्टेंट मतलब जिद्दी, जो मतलब जल्दी खुद को ख़त्म ना करे, ठीक है। मतलब वो एक दूसरे, मान लीजिए एक बार रिलीज हो गया तो कोई अगर खाएगा तो उसके अंदर बैठ के मैग्नीफाई हो जाएंगे, तीसरे में चले जाएंगे, चौथे में चले जाएंगे, बट खत्म नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको फॉरएवर केमिकल्स बोलते हैं। जैसे नाम से ये परसिस्टेंट जिद्दी है तो फॉरएवर केमिकल है। कौन से? पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड में मिलता है। स्टॉकहोम कन्वेंशन में इसको रोकने की बात की गई है। एग्जाम्पल क्या क्या है? पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक प्लस चूहे को मारने वाले को बोलते हैं पेस्टिसाइड, और इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशक, ठीक है। अब HCB, PCB, DDT, सल्फर, फ्यूरॉन, ये सब किस में आते हैं? हमारे POP में आते हैं। याद रखेंगे कौन से? HCB, PCB, DDT, सल्फर, फ्यूरॉन, ये सब किस में आते हैं? हमारे POP में आते हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट में, ठीक है। फिर आता है स्मॉग। स्मॉग मतलब एक दो तरीके का होता है, फोटोकेमिकल होता है, क्लासिकल होता है। जो फोटोकेमिकल वाला होता है, ठीक है, फोटोकेमिकल वाला होता है, ये क्या करता है कि ओजोन लेयर को, जैसे हमारा ओजोन लेयर ऊपर है ना, तो उसको नीचे ले आता है, ज़मीन पे ले आता है। तो इससे हमारे दिक्कत है। ओजोन अगर ऊपर है तब तक में कोई दिक्कत नहीं, नीचे आ जाता तो हमारे लिए दिक्कत हो जाता है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर में ले आता है ओजोन को, ठीक। तो उससे क्या होता है? हमारा फोटोकेमिकल स्टॉक बन जाता है। ये वार्म होता है, ड्राई होता है और सनी क्लाइमेट में बनता है, मतलब सूखा, गर्म और सूरज जहाँ पे ज़्यादा रहेगा वहाँ बनता है। O3, पैन, फॉर्मल्डिहाइड, VOC, ऑक्सीडाइजिंग नेचर सब चीज़ में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर हमारा फोटोकेमिकल के बाद हमारा आता है क्लासिकल स्मोक। क्लासिकल स्मोक कोल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में बनता है, जहाँ पे ठंडी होती है वहाँ पे स्मोक और फॉग एक साथ मिल जाते हैं। SO2 सल्फर के ऑक्साइड मिल जाते हैं। रिडक्शन नेचर होता है, मतलब कोई भी चीज़ को गला वाला सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे हैवी मेटल्स हैं हम लोग पढ़ेंगे किसमें एक साथ? हमारा जो हमारा वाटर पॉल्यूशन है उसमें पढ़ेंगे, ठीक है, और लैंड पॉल्यूशन में पढ़ेंगे, ठीक है। अब गवर्नमेंट का कुछ स्टेप है
एयर पॉल्यूशन को लेकर उनको देख लेते हैं। NCAP बनता है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, 123 शहरों को मिला के बनता है, ठीक है, ठीक है। इसमें प्राणा पोर्टल की स्थापना गवर्नमेंट ने की रखी है, प्राणा पोर्टल। इसके साथ NAAQs की स्थापना, इससे 12 पॉल्यूटेंट को मेजर करते हैं, 12 टाइप के पॉल्यूटेंट है जो एयर पॉल्यूटेंट, उनको मेजर किया जाता है, ठीक है, ठीक है। NAAQs में मतलब नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स वाला, ठीक है। और NAQIs भी होती है, ये भी इसमें 8 पॉल्यूटेंट को देखते हैं। तो AAQs में 12 और एक सिंगल में तो 8, ठीक है। तो इस तरह हमारे सारे एयर पॉल्यूशन को ख़त्म कर दिया था हम लोगों ने। हमारे सॉलिड वेस्ट के बारे में, सॉलिड वेस्ट और उसके मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पूरा एयर पॉल्यूशन पढ़ लिया है, एयर पॉल्यूशन में ग्लोबल वार्मिंग पूरा पढ़ लिया हम लोगों ने, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्रीन हाउस गैसेस पूरी पढ़ ली। उसके पहले हम लोगों ने सारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में क्या डिफरेंस होता है, बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, कौन सी है, और रामसर साइट कहाँ है, कौन सी है, ये सब पढ़ ली है, ठीक। अब इस वीडियो में हम लोग सॉलिड वेस्ट को ख़त्म करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि इन्वायरमेंट के जो एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ हैं इंडिया में उसको पूरा ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सॉलिड वेस्ट में क्या है कि वो जो सारे वेस्ट जो सॉलिड है, जैसे कि प्लास्टिक हो गई आपकी, ठीक है, वुड हो गया आपका, कोई भी आप यूटेंसिल्स यूज़ करते हो, ठीक है, कोई भी पेंसिल यूज़ करते हो, इरेजर यूज़ करते हो, वो पार्टिकल्स जो सॉलिड है, मतलब जो लिक्विड के फॉर्मेट में नहीं है, जो तरल नहीं है, ठीक है, उनको सब सॉलिड वेस्ट में आते हैं, ठीक है। जैसे हॉस्पिटल के कुछ, हॉस्पिटल के सिरिंज हो गए, इंजेक्शंस हो गए, कॉटन हो गया, ये सब चीज़ सॉलिड वेस्ट में आता है। तो उनका मैनेजमेंट कैसे होता है उसके बारे में पूरा पढ़ने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि सबसे बड़ा जो हमारे लिए सबसे हार्मफुल चीज़ है सॉलिड वेस्ट में, वो है सिंगल यूज्ड प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक मतलब पॉलीथीन हो गया, हमारा स्ट्रॉ हो गए, जो एक बार हम इस्तेमाल करते हैं फिर उसको फेंक देते हैं, उसकी दोबारा हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको सिंगल यूज प्लास्टिक बोलते हैं। इससे क्या होता है, पूरे धरती पे ढेर सारे प्लास्टिक का कचरा फैला हुआ है, यानी जो प्लास्टिक है इसको गलने में लाखों साल लगते हैं और ये इतने दिनों तक सिर्फ हमारे इन्वायरमेंट में फैला रहता है, जिससे हमारी सॉइल्स, हमारे पानी, हमारा समुद्र, हमारे समुद्री जीवन, हमारा ओशन लाइफ, हमारा वाटर, हमारा फॉरेस्ट सब इससे प्रभावित होता है, ठीक है। तो सबसे पहले उसे ख़त्म करने के लिए सरकार ने पहल उठाया है, तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे बैन लगा दिया गया है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या किया है कि जो पॉलीथीन 120 माइक्रोन से ऊपर की थिकनेस है उनको आप यूज़ कर सकते हो, उससे नीचे की थिकनेस को नहीं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो 120 माइक्रोन के ऊपर की थिकनेस की पॉलीथीन होती है उनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं एक हद तक, ठीक है, 70-80% तक रिसाइकिल कर सकते हैं। उसके नीचे के पॉलीथीन के कण, जिसको बोलते हैं कण, इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम रिसाइकिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए अब ये धीरे धीरे इसकी पहल की जा रही है, ठीक है। इंडिया में क्या है कि वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए एक रूल है, वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में है, जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी आता है, जिसमें क्या होता है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल से पहला, ठीक है, इस मैनेजमेंट रूल के अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल है पहला 2016 में आता है, जिसमें लोकल बॉडीज़ को भी इन्वॉल्व किया गया, ठीक है, लोकल बॉडीज़ को भी इन्वॉल्व किया गया, ठीक है। इसको क्या करते हैं, 3 कैटेगरीज़ में वेस्ट को बांटते हैं, ठीक है, वेस्ट को 3 कैटेगरीज़ में बांटते हैं, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, सॉरी। तो वेस्ट को 3 कैटेगरीज़ में बांटते हैं, ठीक है, इसमें, ठीक है। पहली कैटेगरी होती है हमारी ड्राई, वेट एंड हज़ार्डस, मतलब वो 3 कैटेगरीज़ क्या क्या हैं, ड्राई, वेट एंड हज़ार्डस। 3 कैटेगरीज़ क्या हैं, ड्राई हैं, वेट है, हज़ार्डस हैं। ड्राई मतलब सूखे कचरे, ठीक है, जैसे घास फूस, रबड़, पेंसिल, बर्तन, यूटेंसिल्स, एवरीथिंग। वेट गीले कचरे, ठीक है, ओके, जैसे कॉटन, भीगे हुए कॉटन हो गया, बैंडेज हो गया, ये सब चीज़ें। और हज़ार्डस मतलब जैसे सुई हो गई और कोई यूरेनियम की जो भी निकलता है हज़ार्डस चीज़ें, वो सब हो गया, ठीक है। तो 3 कैटेगरी में इसको मैनेज किया जाता है, ठीक है। कहाँ पे, हर प्लेस पे यूज़र फ्री हो और फ़ाइन लगता है, ठीक है। मतलब क्या होता है कि हर प्लेस पे इस रूल को फॉलो किया जाना चाहिए, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए कि यूज़र फ्री हो, मतलब कोई भी इसका इस्तेमाल कर पाए, और अगर जो फॉलो नहीं करते उस पर फ़ाइन लगेगा, ये कन्फर्म है, ठीक है, ओके। फिर हम लोग क्या देखते हैं कि प्रॉपर रूल्स होने चाहिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, किसी भी कंपनी में, किसी भी प्राइवेट एंटिटी, गवर्नमेंट एंटिटी, हर जगह ये रूल बना दिया गया है, ठीक है, ओके। फिर हम लोग देखते हैं, उसके बाद आता है हमारे हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स क्या होता है कि वो मेटल जो पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, ठीक है, और वो मान लीजिए पानी में घुल भी गए हैं तो इतने बड़े अणु होते हैं कि हमारे बॉडी में जाके वो हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको हैवी मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। जिसकी डेंसिटी हाई होती है, ठीक है, टॉक्सिक होते हैं, अगर थोड़ा सा भी कंसनट्रेशन को मिल जाए, मतलब हमारी बॉडी में मान लीजिए एक लिमिटेशन है कि 1 मिलीग्राम से कोई चीज़ हमें इफेक्ट करेगी, एग्जांपल लेते हैं, तो अगर इनका 0.5 मिलीग्राम में मिल जाएगा ना तो भी हमें इफेक्ट करेगा, तो ये टॉक्सिक है। अगर थोड़ा सा भी इनको मिल जाता है, थोड़ा सा कंसनट्रेशन भी हमें मिल जाए तो टॉक्सिक होते हैं। डेंसिटी इनकी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। निकलते कहाँ से हैं, वॉल्केनो से, फॉरेस्ट फायर से, इंडस्ट्री से, माइनिंग से, फॉसिल फ्यूल,
ठीक है, कोल, फर्टिलाइज़र, रॉक्स और पानी में, ठीक है। तो इनमें होता क्या, उनका हैवी मेटल में कौन कौन से होते हैं, लेड, आर्सेनिक, मरकरी, कैडमियम, नाइट्रेट, ये सब होते हैं हैवी मेटल्स में आते हैं, ठीक है। अब मरकरी का आप लोगों ने सुना होगा मीना माथा डिजीज़, जो पानी से फैलता है, ठीक है, जापान में फैला था मीना माथा डिजीज़, ठीक है, मरकरी से फैला था, उसको याद रखेंगे आप, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है मैग्नेटाइट पार्टिकल, मतलब लोहे से बने होते हैं। मैग्नेटाइट है तो ऑब्वियसली में लोहा होगा। ये थोड़ा क्या होते हैं, मैग्नेटिक होते हैं। क्या होते हैं, मैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ से निकलते हैं, मोटर व्हीकल के ब्रेक से, इंजन से, ठीक है, पावर प्लांट से, टेलीफोन लाइन से, माइक्रोवेव से, ठीक, इन सब जगहों से क्या निकलते हैं, हमारे मैग्नेटाइट पार्टिकल्स निकलते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, न्यूरो जेनेटिक प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, मतलब हमारे दिमाग के साथ खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक है तो हमारा दिमाग फ्रिक्वेंसीज पे चलता है, तो उनके साथ ही खिलवाड़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। अब हम क्या करते बढ़ रहे हैं कि हम मैनेजमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मतलब नेचुरली होता है कि जो हमारे पेड़ है, हमारा समंदर है, वो सब क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं नेचुरली। अब हम लोग मैनमेड भी करने लगे, क्योंकि हम लोग ज़्यादा निकाल रहे हैं, तो हमें एब्जॉर्ब करने के लिए नेचर उतना, प्रकृति उतना अब नहीं रहेगी कि वो सबको एब्जॉर्ब कर ले, तो हम लोग उसको मैनमेड तरीके से भी एब्जॉर्ब कराते हैं। कहाँ कहाँ है कि मान लीजिए कोई कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो कहीं से कोल माइन है जो खाली हो गई, यहाँ से कोल निकल चुका है, तो उसको यहाँ पे डालकर ढक देते हैं, पूरा भर देते हैं पाइप के थ्रू, तो वहाँ वो जम जाता है, ठीक है। ऑयल रिफाइनरीज में, जहाँ ऑयल रिफाइनरी खाली होगी वहाँ पे भर देते हैं, ठीक है। गैस रिजर्वायर्स में सेम चीज़, जहाँ गैस रिजर्व बहुत सारा गैस था वहाँ से निकाल लिए, अब CO2 जो है वहाँ पे अंदर पिट में भर दिए, ठीक है। डीप सलाइन फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा समंदर के नीचे फॉर्मेशन करके सलाइन वाटर में उसको डाल दिए, तो इन सब चीज़ों से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप कर देते हैं, उसको मैनेज कर लेते हैं, ठीक। अब वेस्ट मैनेजमेंट में क्या कौन से तरीके होते हैं जिससे हम लोग वेस्ट मैनेज करते हैं, ठीक है, आज के टाइम पर, ठीक है। पहला होता है पैरालिसिस। पैरालिसिस मतलब होता है कि ऑक्सीजन के ना होने पर उसे जला देना, मतलब मान लीजिए किसी चीज़ को इतना तेज़ जलाते हैं विदाउट ऑक्सीजन, उसे बॉक्स में मतलब प्रेशराइज तरीके से बंद करते हैं, ऑक्सीजन उसमें से गायब कर देते हैं, फिर उसको जला देते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पायरोलिसिस, ठीक है। इससे बायोचार बनता है। क्या बनता है, बायोचार बनता है, ठीक है। बायोचार ईंधन में काम आता है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है इंक्रेनेशन। इंक्रेनेशन मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्निंग, मतलब जैसे हम लोग लकड़ी को आग लगा देते हैं, कागज़ को पाड़ के आग लगा देते हैं, पॉलीथीन को आग लगा देते हैं डायरेक्टली, जो उसको इंक्रेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर इंक्रेशन के बाद होता है हमारा टॉरिफिकेशन। टॉरिफिकेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो बहुत लिमिटेड अमाउंट में देते हैं जलने के लिए, सिर्फ उतना ही देते हैं जितने में वो जल जाए, बाकी ऑक्सीजन उससे हटा लेते हैं, ठीक है। पैरालिसिस में क्या था कि बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं होता था, इंक्रेशन में ऑक्सीजन बड़ी भरमार होता था, और टॉरिफिकेशन में ऑक्सीजन उतना ही देते हैं जितनी मात्रा में वो जल सके, उससे ज़्यादा उसको नहीं देते। फिर हमारा नेक्स्ट आता है प्लाज्मा गैसिफिकेशन। इसमें टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि जो पार्टिकल है वो आयोनाइज्ड हो जाए, मतलब वो आयंस के फॉर्म में हो जाए। इससे मिलता क्या, हमें सिन गैस मिलता है, जो बायोफ्यूल और बायोडीजल में यूज़ होता है, ठीक है। सिन गैस मिलता है जो बायोफ्यूल या बायोडीजल में यूज़ होता है, याद रखेंगे। सिन गैस किससे मिलता है, प्लाज्मा गैसिफिकेशन से, ठीक है। सिन गैस किससे मिलता है, प्लाज्मा गैसिफिकेशन से। इसका नाम सिन गैस इसलिए रखा गया है, सिन मतलब होता है पाप, तो पापी गैस इसलिए उसको बोला गया है क्योंकि किससे बनता है, गार्बेज से उठा के उसको बहुत ढेर सारा टेम्परेचर देते हैं तो आयोनाइज्ड हो जाता है और उससे हमारा सिन गैस बन जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है बायो वेस्ट मैनेजमेंट। अब रूल बनाए इसके लिए, बायो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। इसमें भी 3 कैटेगरीज हैं। कौन सा, नॉन इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस एंड हजार्डस, ठीक है। ठीक, नॉन इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस एंड हजार्डस। बायो वेस्ट मतलब वो जो हॉस्पिटल से या ऐसी जगहों से केमिस्ट के यहाँ से या कहीं रिसर्च लैब से निकलते हैं, उनको बायो वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बात। तो इसमें कौन कौन से होता है, ठीक है, इसमें हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो इसमें मैंने कुछ चीज़ें रखी है, YRBL, ब्लू वाइट, ठीक है। वाई मतलब होता है येलो। येलो फॉर किसके लिए होता है, येलो फॉर किसके लिए होता है, बायो हाइब्रिड्स के लिए। बायो हाइब्रिड्स के लिए क्या यूज़ होता है, येलो, ठीक है। बायो हजार्ड, बायो हार्ड, इसका भी येलो यूज़ होता है। रेड होता यूज़ होता है हमारा ब्लड के लिए, जहाँ पे मतलब सिरिंज ब्लड, जहाँ पे ब्लड की चीज़ें वहाँ पे ये जो रेड कलर का यूज़ होता है, ठीक है। ब्लू होता है ग्लासेस के लिए, मान लीजिए कांच वाँच हम लोग एक डाल देते हैं, उस पर ब्लू कलर के बॉक्स में डालते हैं, ठीक है। वाइट यूज़ होता है हमारा सिरिंज, जो ब्लेड इस सब के लिए, मान लीजिए कोई सिरिंज जिसमें ब्लड नहीं है, ब्लेड है इन सब के लिए, जैसे ऑपरेशन किए जो ब्लेड होता है उसको फेंकते हैं तो ये वाइट वाले में डालते हैं, ठीक है। येलो वाला बायो हजार्ड होता है, ऑलरेडी आपको बता चुका, ठीक है, ठीक। और ये ब्लू वाला जो होता है जनरल होता है, जैसे कॉटन, एंटीसेप्टिक, ये सब जनरल वाला ब्लू में डाल देते हैं, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूँ, येलो वाला हजार्डस होता है, रेड वाला ब्लड रिलेटेड होता है, ब्लू वाला जनरल होता है, ठीक है। और ब्लैक वाला हमारा ग्लास होता है, वाइट वाला हमारा सिरिंज होता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ओके। तो ये थे हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सॉलिड वेस्ट के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी।